वीडियो आ रहा है क्या? प्लीज कंफर्म। हेलो गाइस, यस प्लीज कंफर्म करिए, क्या आपको मैं नजर आ रहा हूं? क्या मैं वीडियो नजर आ रही है आपकी? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स। एंड यस, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज का लाइव सेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पेपर नंबर 7 ऑफ CMA इंटरमीडिएट। तो प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स, एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई विजिबल टू यू? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स, एम आई विजिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू? क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं जानदार, शानदार, जबरदस्त सेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और जी हां, पेपर ही खतरनाक है, तो हमारी तैयारी कैसे हो सकती है कम? पेपर की तैयारी करनी है हमें बहुत ज्यादा जबरदस्त, और इसी के लिए रखा गया है ये लाइव रिवीजन सेशन। तो जी हां, लाइव रिवीजन सेशन आपके सामने। प्लीज कंफर्म करिए इन द चैट बॉक्स, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है एकदम क्लियरली? प्लीज कंफर्म कर दीजिए इन द चैट बॉक्स। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग चंदन, गुड इवनिंग लक्ष्मी, गुड इवनिंग कपिल, गुड इवनिंग आयुष। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए, तब हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बिकॉज द सिस्टम इज शोइंग मी यस सर, ऑल क्लियर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Am I visible to you? Yes. Am I audible to you? Yes. So let's start revision of taxation. Yes, taxation, one of the toughest paper I would say in entire intermediate. तो आपके entire intermediate का एक तरफ रख दीजिए बाकी सातों पेपर, और एक तरफ रख दीजिए ये एक पेपर जिसका नाम है टैक्सेशन, जिसके दो पार्ट्स हैं भाई, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सोनी झा ने कंफर्मेशन दिया, और सोनी झा के कंफर्मेशन के लिए हम लोग आज की चर्चा, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो यस, हम लोगों को स्टार्ट करना है रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर्स ऑफ टैक्सेशन। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो फादर ऑफ इंटर तो मुझे लिखते हैं, कौन लिखती है मैसेज? अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, पीछे चला गया मैसेज सुनने। तो मनीष इज सेइंग फादर ऑफ टैक्सेशन, फादर ऑफ इंटर का फादर है टैक्सेशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई फादर है टैक्सेशन इंटर के सारे सब्जेक्ट्स का, फादर मदर कुछ भी कह लो, दैट इज टैक्सेशन। ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट। और देखो, स्टार्ट करूंगा एक बहुत सच से। मैं एक टीचर हूं, ठीक है, आप सबको पढ़ाने यहां पर आया हूं, तो सच से बुनियाद रखूंगा, ताकि सच की बुनियाद पे ही हमारा पूरा बिल्डिंग कायम हो, हमारा पूरा रिश्ता कायम हो, हमारा जो सब्जेक्ट से रिलेशनशिप है सच की बुनियाद पे कायम होना चाहिए। तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक सच आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच है भाई, ठीक है। टैक्सेशन का कोर्स इतना वास्ट है कि आप पूरे 7 सब्जेक्ट अलग ले लीजिए, टैक्सेशन का एक कोर्स अलग ले लीजिए, उसके इक्वल है, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है। मार्क्स टैक्सेशन में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स लाना इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स ऑफ योर सिलेबस। तो डिफिकल्ट है मार्क्स लाना इस सब्जेक्ट में। तो यस, स्कोरिंग इज डिफिकल्ट टास्क इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और थियोरिटिकली अगर मैं बात करूं, तो जो थ्योरी पोर्शन आता है, आईडीटी में से मेजर थ्योरी पोर्शन आता है, उसमें वर्ड टू वर्ड अगर आपने नहीं लिखा, जो बुक की लैंग्वेज है, अगर एज इट इज वो लैंग्वेज आपने नहीं लिखी, तो भाई आपको स्कोर करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके स्टडी मैट में दिए हुए हैं, वो लेवल तो कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम पेपर में प्रैक्टिकल लेवल आते हैं, वो कहीं ज्यादा हाई होते हैं, ठीक है, और उनका बिल्कुल भी मैच नहीं है जो स्टडी मैट में आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो सिलेबस दिया हुआ है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो बहुत कम लेवल के हैं। उनका लेवल बहुत ज्यादा कम है, और जब तक आप एकदम एक्सट्रीम हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक एग्जाम में मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पेपर में जो भाई मार्क्स आते हैं, या जो भाई पेपर आता है, क्वेश्चन आते हैं, वो किस लेवल के आते हैं, कहां से आते हैं, कहीं नहीं पता। फॉरेन ऑथर्स की भी कई बार आपको बुक पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है। सिर्फ इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पढ़ना भाई सफिशिएंट नहीं है।
हो सकता है फॉरेन ऑथर्स की, बहुत सारे और रिसोर्सेज की आपको बुक पढ़नी पड़े, मतलब मल्टीपल रिवीजन करनी पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मल किसी पर्सन के बस की बात नहीं होती। अगर आप इसको रेगुलर कॉन्टिन्यूस स्टडीज ना दो तो टैक्सेशन में क्वालिफाई कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और 100% चांस है कि एक बच्चा जो फेल होता है तो वो किस सब्जेक्ट में फेल होगा, अगर इंटरमीडिएट का कोई एक सब्जेक्ट मैं चुनूं जिसमें बच्चा फेल होता है तो किस सब्जेक्ट में वो फेल होगा? वो फेल होगा डेफिनेटली टैक्सेशन में। तो ये टैक्सेशन का भाई ओवरऑल सच है जो मैंने आपको बताया है। और अगर आप ये सारी बातें सुन सुना के कहीं से, रिश्तेदारों से, भाई से, बहन से, सीनियर से, जूनियर से, अपने क्लास में किसी कॉलीग से, अगर ये सब बातें सुन के आप आए हो और इस रिवीजन लेक्चर में बैठे हो तो प्लीज जो मैंने पिछले 5 मिनट में कहा सब कुछ कोरा बकवास है, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल गलत है जो पिछले 5 मिनट में मैंने आपको बोला। अगर ये नोशन लेके आप टैक्सेशन पढ़ने इस रिवीजन क्लास में बैठे हो तो प्लीज ये क्लास आपके लिए नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि बताया जाता है बाजार मार्केट में टैक्सेशन के बारे में। सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं है जो अभी पिछले 5 मिनट में मैंने आपको बोला। तो सच्चाई क्या है सर? आप सच्चाई बताइए। यस, सच्चाई सुनो भाई। टैक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स ऑफ योर सिलेबस। इंटरमीडिएट का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है टैक्सेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो आपको स्टडी मैट प्रोवाइड किया है वो स्टडी मैट विल फॉर्म बेसिस ऑफ योर स्टडीज। आपके स्टडीज का जो बेसिस है वो स्टडी मैट बनाएगा और स्टडी मैट के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। अगर आपने स्टडी मैट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करी, अगर आपने स्टडी मैट को प्रॉपर्ली कवर किया, जो क्वेश्चंस हम क्लास में कराते हैं रीजनेबल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। वो जो ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उसके लिए एडिक्वेट सेफगार्ड होगा एक रीजनेबल लेवल की प्रैक्टिस करना। अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से करी है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या कोई फॉरेन ऑथर की बुक से नहीं आते। भाई फॉरेन ऑथर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट तो हिंदुस्तान का है, तो फॉरेन ऑथर हो ही नहीं सकता। तो जी हाँ, मैंने पोपट आपका करा ये वाले पूरी कॉन्वर्जेशन में। तो जी हाँ, मुझे पता है अभी चैट बॉक्स भर गया होगा क्योंकि आप सब डर गए होंगे। तो बाप रे इतनी सारी चैट्स आ गई हैं, मैं तो अभी पढ़ा भी नहीं चैट्स को, मैं पढ़ूंगा भी नहीं चैट्स को भाई, ठीक है। तो भाई हाँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जी हाँ, मेहनत हर चीज में करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सर इसको करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इसको करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है सर, याद ही नहीं होता सर, प्रैक्टिस करें तो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इजी है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने कॉन्सेप्ट को अगर अपने माइंड में प्रॉपर्ली फिट कर लिया तो टैक्सेशन में स्कोर करना और 70+ स्कोर करना इज एब्सोल्युटली इजी। तो जी हाँ, कोर्स बहुत ज्यादा वाइड है, ये बात सच है, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताएंगे ना क्लास में, कुछ ऐसे गुरु मंत्र दूंगा आपको क्लास में जिसको करके कि आप आराम से अपना स्कोरिंग कर सकते हो। तो क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा इस रिवीजन क्लास का? रिवीजन क्लास का ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाना नहीं है, मतलब मैं आपको पढ़ाने में इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, मैं एक करेक्ट स्ट्रैटेजी आपको बताने में ज्यादा फोकस करूंगा। जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो हर एक हेड ऑफ इनकम को लेके, हर एक चैप्टर को लेके, जो इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, और इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स को छांटना कैसे है, कैसे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स को ढूंढ के लाना है, करेक्ट स्ट्रैटेजी हम लोग इस वाले रिवीजन लेक्चर में बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। सेकेंडली, जी हां, मैं हूं ना, हंसेंगे आप बहुत ज्यादा इस वाले कैरिकेचर पे जो मेरी टीम मुझे बना के देती है। तो ट्रस्ट करना, सीएमएस स्टडी मटेरियल, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, इन सब का हम इस क्लास में, इस रिवीजन लेक्चर में एक ऐसा समावेश करेंगे, एक ऐसा इंटीग्रेटेड भाई पढ़ाई करेंगे कि जो आपका एग्जामिनेशन है, मेरा एम ये रहेगा कि 70 क्रॉस आप अपने डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एग्जाम में करो ही करो। ये मेरी एक स्ट्रैटेजी, एक टीचर की स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी और हम बहुत ज्यादा केयरफुली चीजों को करेंगे, ठीक है। 100% सिलेबस कवर करने के बजाय हम कुछ स्मार्ट टेक्निक्स करेंगे जो 100% सिलेबस भी कवर हो जाए और हमारा समय भी कम लगे। तो इस वाले रिवीजन लेक्चर का सिर्फ ये मकसद है। सर आपने हमको ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हैं, तो वो जो लेक्चर्स दिए हैं वो लेक्चर्स क्या फिर बेकार हो गए? नहीं भाई नहीं, वो लेक्चर बिल्कुल भी बेकार नहीं हुए। अब वो लेक्चर्स भी आपको देखने चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ये शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए आपको। वो लेक्चर्स जो रेगुलर लेक्चर्स आपने बाय करे हैं आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। बट हाँ, अगर मान लो आप कहते हो सर मैंने रेगुलर लेक्चर्स ना अपने मेजर चैप्टर्स के देख लिए, अब कुछ माइनर चैप्टर्स हैं जो मेरे छूट रहे हैं, तो वो आप क्विक रिवीजन की तरह इन वाले लेक्चर्स को देख सकते हो। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पूरे पूरे लेक्चर्स देख लिए उनके लिए तो ये क्लास एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होगी, एकदम ऐसे यंत्र की तरह साबित होगी जो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा सारे के सारे चैप्टर्स का। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हमने क्लासेस देखी ही नहीं,
अगर हमने क्लासेस देखी नहीं तो क्या रिवीजन में आने का फायदा होगा? बिल्कुल, उन स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, क्योंकि जब वो रिवीजन में आके क्लासेस देखेंगे तो जब वो इसके बाद क्लास देखने जाएंगे तो उन्हें बहुत कम समय लगेगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में, और वो क्विकली क्लास को देख लेंगे। तो हर तरह के स्टूडेंट के लिए यहां पर बेनिफिट होगा रिवीजन क्लास देखने का। तो जी हां, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी क्लास बाय करी हुई है, ये रिवीजन लेक्चर्स उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भाई ये क्लास, मेरी नॉर्मल क्लास, रेगुलर क्लास बाय नहीं करी है और आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर देखना चाहते हैं, जस्ट पे अ नॉमिनल फी एंड यू विल बी अलाउड टू एंटर इनटू दीज लाइव सेशन। मेरा रिकमेंडेशन यही कि लाइव सेशन में अगर रहोगे और मेरे सामने मेरे से टच में रहोगे, जैसे मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय टच में हैं और मैं उनके चैट बॉक्स को आराम से देख पा रहा हूं, ये सब जो लाइव स्टूडेंट्स मेरे साथ टच में हैं, ये अगर टच में लाइव रहोगे तो बेनिफिट और ज्यादा अच्छे तरह मिलेगा। सर ये बता दीजिए, इन रिवीजन लेक्चर्स का भाई बेसिक थीम क्या रहेगा, हमें क्या क्या चीज मिलने वाली है? नंबर 1, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कोर्स बहुत ज्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकली हर एक चैप्टर पे इक्वल वेटेज देना और उसे बहुत ढंग से पढ़ना, हर एक चैप्टर पे फुल अपना अटेंशन और फोकस देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, और जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम प्रोबेबली क्विक फिक्स, जैसे क्विक फिक्स होता है ना, एक क्विकली हम लोग रिवीजन करेंगे उन वाले चैप्टर्स को जो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और जो मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उन पे फोकस ज्यादा रहेगा, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा हमारा सारा का सारा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यस, इस रिवीजन का जो सबसे खास पॉइंट होगा वो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और सर आप क्वेश्चंस कहां से उठाओगे? कोई फॉरेन ऑथर है क्या सर? डेविड विलियम्स या जेफ मैकलॉय कॉन्जी या फिर कोई भाई पैट्रिक पीटरसन, ऐसा कोई फॉरेन ऑथर है जिसके आप क्वेश्चन लेके आओगे? ना भाई ना, मेरे पास कोई फॉरेन ऑथर नहीं है, मेरे पास कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन कहीं बाहर से लाने का स्कोप नहीं है। मेरे पास ले दे के प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए 2 मेजर सोर्स हैं, वो है सीएमए का स्टडी मटेरियल, जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का स्टडी मटेरियल, और जी हाँ, ये मटेरियल रामबाण इलाज है हमारे सारे दुखों का। तो संजीवनी बूटी है हमारी ये सीएमए स्टडी मटेरियल, तो संजीवनी बूटी का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। इसके साथ साथ पास्ट क्वेश्चन पेपर्स जो भी हमारे अटेम्प्ट में आए हुए हैं, जिसे बोलते हैं स्कैनर, ठीक है। स्कैनर के जितने भी गुणगान करो उतना ज्यादा अच्छा, स्कैनर बहुत ज्यादा एफिशिएंट रहता है। तो स्कैनर विल बी वन थिंग व्हिच आई विल बी रेफरिंग टू इन दिस पर्टिकुलर वीडियोस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं सीएमए स्टडी मटेरियल से उठाऊंगा और स्कैनर से उठाऊंगा, और हाँ, एमटीपी, आरटीपी, पीटीपी कुछ आते रहते हैं, उनमें से जो भी रेलिवेंट लगेगा वहां से उठाता रहूंगा। बट जो मेरे मेजर सोर्स रहेंगे क्वेश्चंस को भाई यूज करने के, वो रहेगा सीएमए का स्टडी मटेरियल जो आपका होगा, और जी हाँ, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके होंगे। अब आपका यहां पर एक सवाल उठ सकता है, सर एक चीज बताइए, सर जो हमने क्वेश्चन अपनी रेगुलर क्लास में करे हैं, अगर हमने आपका रेगुलर बैच खरीदा है और हमने जो क्वेश्चन अपने रेगुलर क्लास में करे हैं, क्या इस वाले बैच में आप उससे फालतू क्वेश्चन कराएंगे? जी हाँ, बिल्कुल, रेगुलर बैच से ज्यादा फालतू मैं क्वेश्चन इस वाली क्लास में करवाने वाला हूं। एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वाली क्लास में डेफिनेटली होने वाले हैं, और जो रेगुलर क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए हैं उन्हें मैं यहां ना करवाऊं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो क्वेश्चंस के मामले में ना, ये वाली क्लास डेफिनेटली आपको कुछ एडिशनल देके जाएगी, डेफिनेटली कुछ ज्यादा देके जाएगी एज कंपेयर टू जो आपने रेगुलर अगर बैच हमारा बाय करा होगा तो उससे डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा देकर जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स, सर याद कैसे रखें? ठीक है, हम याद कैसे रख सकते हैं पूरा का पूरा सिलेबस, हम उसे मेमोराइज कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए मेमोरी चार्ट्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। पूरा का पूरा हम लोग लेक्चर मेमोरी चार्ट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे, सारे चैप्टर्स मेमोरी चार्ट्स के थ्रू रिवाइज करेंगे। मेमोरी चार्ट्स आप अगर एग्जाम से एक दिन पहले भी उठाओगे ना, आपको पूरे चैप्टर्स एज इट इज भाई याद आ जाएंगे, आपको सारे के सारे चैप्टर्स एज इट इज आपको रिवाइज करने में मदद होगी। टोटल ये कितने आवर्स में कवर हो जाएगा? मेरा एम है मैं कम से कम आवर्स में से कवर करूं, तो मेरा एम मतलब लेस नंबर ऑफ आवर्स रहेगा, ताकि कम आवर्स में आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बना के दूं, एक ऐसा रिवीजन लेक्चर बना के दूं जो आपके जो भाई एग्जाम उसमें स्कोर करने में मदद करे। लेकिन मेरा जो एक अनुमान है, ब्रॉड कैटेगरी में अनुमान है 60 से 70 आवर्स, ठीक है। अब भाई थोड़ा सा अगर 75 आवर्स हो गया तो डांटना मत, सर आपने 70 बोला था 75 कर दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। क्लास का लेक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे मैं डिसाइड करूंगा कि हाँ अब क्या भाई मुझको एडिशनल आवर्स की जरूरत है या नहीं है। जैसे जैसे लेक्चर चलेगा, मुझे अभी नहीं पता, जैसे जैसे लेक्चर चलेगा वैसे वैसे हम आवर्स डिसाइड करते रहेंगे। और जी हाँ, 100% एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, विच मींस 100% एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 100% हम फोकस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये भी है, सुनना ध्यान से बात, गौर से भाई, क्या आप सबके कान यहां पर लगे हुए हैं? अगर आप सबके कान यहां लगे हुए हैं, अरे बाप रे, यहां तो घमासान चल रहा है चैट बॉक्स में, क्या कर रहे हो तुम?
अगर आप सबके कान यहां पर लगे हुए हैं तो जरा कान का इमोजी बना के जरा सामने भेजना मुझे चैट बॉक्स में, कान का इमोजी बना के, कान ध्यान से लगा के सुन लेना। सर क्या इसका मतलब ये है कि आप क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कराओगे तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स, कुछ अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग छोड़ भी सकते हैं? जी हाँ भाई हाँ, ऐसा बिल्कुल सच है। कुछ अनइंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, उनके आने के चांसेस भी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कम है, हम उन्हें थोड़ा सा कम लेवल पे भी यहां पर कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ चैप्टर्स में छोड़ सकता हूं, कुछ टॉपिक्स में छोड़ सकता हूं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन इन दिस रिविजन बैच। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम सर तो ये बताओ कि सर देखो कितने सारे कान भेज दो, ये कौन है भाई? अनुराग ने ना पूरी कानों की पेटी भेज दी मेरे को, पूरे उसमें कान खूब सारे लगे। अरे इतनी बड़ी पेटी थोड़ी चाहिए थी, एक कान चाहिए था या दो कान, तुम्हारे पास जितने कान है उतने कान दो ना, पूरी पेटी क्यों भेज दी मेरे पास? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड भाई अप्रोच रहेगा हमारा इस वाले लेक्चर्स के थ्रू। तो यस, हाउस द जोश गाइस, हाउस द जोश? जरा चैट बॉक्स में बताओ हाउस द जोश टू स्टार्ट आवर 100 marks paper which is direct and indirect taxation. How's the जोश? yes, शुभ कह रहा है हाय। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं ये रिकॉर्डेड रहेगा? नहीं ये रिकॉर्डेड नहीं रहेगा भाई, अभी लाइव में रुको, रिकॉर्डेड नहीं दूंगा बिल्कुल भी। एक भी घंटा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा। लाइव में जिन बच्चों ने अटेंड कर लिया, लाइव के बाद ये डिलीट हो जाएंगी वीडियोस। मैं अपने सिस्टम से परमानेंट शिफ्ट डिलीट करूंगा, परमानेंट डिलीट, ये मुझे भी कभी नहीं मिल पाएंगे। और जिस सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है उस सिस्टम को तोड़ के मैं फेंक दूंगा ताकि रिकवरी भी ना हो पाए इन वाली वीडियोस की। भाई दिल की बात बोल रहा हूं, लाइव अटेंड करना, लाइव मेरे साथ जुड़ना, तो जो मजा आएगा, जो लय बनेगी, जो ताल बनेगी हम दोनों के बीच में, जो सामंजस्य बनेगा, वो गजब का बनेगा। तो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर paper of taxation, and the paper of taxation will be paper number 7 will be the best paper of your intermediate. Trust me, if you give me some things, if you just have these ingredients right, it will be the best paper of your intermediate. It will be the most proudest paper of your intermediate if you just give me some of your attention. So yes guys, what do you need? आपको चाहिए एक रजिस्टर, ठीक है? अब ये 300 नहीं, आपको 100 पेजेस तक का रजिस्टर चाहिए, पतला सा 150 पेजेस का रजिस्टर चाहिए। आपको हाइलाइटर्स चाहिए बहुत सारे, क्योंकि आपको जो भाई पीडीएफ में मैं आपको नोट्स दूंगा इन वाले, उसमें आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। चार्ट पेपर चाहिए आपको। चार्ट पेपर क्यों चाहिए? क्योंकि जनरली मैं बोलता हूं भाई चार्ट को बड़ा बना के अपने भाई दीवारों पे चिपकाओ, बट ठीक है अगर आपका चार्ट पेपर नहीं भी है तो भी इट्स ओके। स्केच पेन चाहिए, पेन चाहिए, और जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन चाहिए। जी हाँ, मैं आपकी रातों की नींद हराम करने वाला हूं। जी हां, मैं आपका दोपहर का सुख चैन मिटाने वाला हूं। जी हां, हो सकता है मैं आपको खाने का टाइम ना दूं। जी हां, हो सकता है मैं आपको अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी अटेंड करने का टाइम ना दूं। जी हां, हो सकता है कि मैं आपके पेरेंट्स से आपको मिलने का टाइम ना दूं। जी हां, हो सकता है कि जो दोस्त बुला रहा था कि चल भाई एक राउंड मार के आते हैं, मैं उसका टाइम आपको ना दूं। ये सब चीजें मैं आपको ना दूं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इसके बदले में जो मैं आपको दूंगा वो दूंगा सीएम में फाइनलिस्ट होने का टैग। तो जितने आप सैक्रिफाइस मेरे साथ मिलके करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, डिसिप्लिन का मतलब है सैक्रिफाइस करना, अपनी इच्छाओं का कत्ल कर देना। जितना आप अपनी इच्छाओं का कत्ल करोगे, जितना आप मुझे डिसिप्लिन वे में मेरे को फॉलो करोगे, जो मैं क्लास में होमवर्क दूंगा, क्योंकि मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। जितने क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, जितने क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे, जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करोगे, बदले में मैं आपको देने वाला हूं सीएम में फाइनल का टैक्स। और जी हाँ, वो जो है ना, वो जो अपना वो जो स्पेशल वन है ना, कुच्चू पुच्चू, किचू पिचू, शीचू, बाबू शोना, उन सब से भी दूर रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो क्या रेडी हो ये सब सैक्रिफाइस करने के लिए? जरा चैट बॉक्स में लिखो, बदले में मिलेगा टैग सीएम में फाइनल का। क्या सैक्रिफाइस वर्थ इट होगा या नहीं होगा? क्या चाहते हो एक उपलब्धि पाना, सीएम में फाइनल का टैग फर्स्ट अटेम्प्ट में? अगर चाहते हो और ये सब सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो तो जरा चैट बॉक्स में लिख देना, यस सर वी आर रेडी। सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो क्या भाई? देख लो, सोच के बोलना। हो सकता है मैं खाने के समय भी ये लाइव सेशन कई बार शेड्यूल कर दूं। हो सकता है व्हाट्सएप पे आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है कभी लंच टाइम, कभी डिनर टाइम में मैं शेड्यूल कर दूं लाइव। जब भी कुछ भाई मेरा अपना जब भी कभी मन करेगा मैं लाइव कभी एक्स्ट्रा क्लास भी ले लूंगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल खाली हूं, मैं जी जान से लग गया हूं DTIDT इंटरमीडिएट में। तो क्या रेडी हो वो सब सैक्रिफाइस करने के लिए? क्योंकि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऑलरेडी डन। हर्ष पता है क्या कह रहा है? हर्ष कह रहा है सर मैं तो ब्रेकअप करके आया हूं, तो मैं तो ऑलरेडी चीज को छोड़ के आया हूं, जो आप कह रहे हो ना, ऑलरेडी मैं छोड़ के आया हूं। ठीक है,
और जी हाँ, मैं ये ध्यान रखूंगा, मुझे पता है आपके लाइव सेशन अभी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ के लाइव सेशन चल रहे हैं। मैं हमेशा ये बात ध्यान रखूंगा कि आपके क्लैशिंग उनके साथ ना हो। हम सब टीचर्स एक साथ मिलके ही अपने लाइव शेड्यूल करते हैं, तो जी हाँ, ये मैं 100% ध्यान रखूंगा। बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है चैट बॉक्स में ये वाली बात को, और जी हाँ, इस चीज का ध्यान रखा जाएगा। चलो परफेक्ट है भाई, तो ठीक है, आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 100 मार्क्स का पेपर, विच इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और आज के बाद आप इसे मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर नहीं बोलोगे भाई, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं बोलोगे भाई। आज के बाद आप इसका नाम चेंज कर दोगे और इसे कहोगे मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट। आज के बाद आप इस सब्जेक्ट को क्या कह के बुलाओगे? आज के बाद आप इस सब्जेक्ट को कह के बुलाओगे भाई मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट। मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट ये कह के बुलाओगे। तो जरा चैट बॉक्स में लिख दो मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट, जरा चैट बॉक्स में ये चीज लिख दो, मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट। पर डे कितनी क्लास चलेगी? अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा पर डे, 2 आवर्स पर डे क्लास चलेगी अप्रोक्सीमेटली, ऐसे हो। मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट, जरा ये चैट बॉक्स में लिख दो, मोस्ट इजी। यस, मोस्ट इजी सब्जेक्ट, करेक्ट। आज के बाद देखो, हमेशा लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई जिंदगी में टफ चीज आए, तो आप उस टफ चीज को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना अप्रोच चेंज कर सकते हो। आप किस तरह उस चीज को अप्रोच करोगे, ये चीज आप चेंज कर सकते हो। और अभी भी मैंने एक बहुत बड़ा अप्रोच आपका चेंज करवाया है, जो आप हमेशा बोलते रहते हो, सर सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। सबसे पहले अपने माइंड को ये बोलना शुरू करो, नहीं, इट इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट, इज द मोस्ट इजी सब्जेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट। अप्रोच चेंज करना स्टार्ट करो, अप्रोच चेंज करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपका आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखना स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये है भाई, हम लोग जो पेपर हमारा आएगा 100 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें से 30 मार्क्स एमसीक्यू के होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन, और 30 मार्क्स विल बी योर एमसीक्यूज ऑफ द एंटायर सिलेबस, डीटी आईडीटी दोनों मिक्स करके यहां पर आएगा। फिर बैलेंस जो 70 मार्क्स होंगे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेंगे। 7 में से 5 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं। इंटरनल चॉइस 2 क्वेश्चन की होगी, आपकी मर्जी है आप कौन से 2 क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो, आप कोई भी 2 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये जो 7 क्वेश्चन होते हैं, इसमें मोस्टली 4 क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं, 3 क्वेश्चन इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये हिदायत देता हूं भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेशन अपना थोड़ा सा ज्यादा मतलब बढ़िया करके प्रिपेयर करो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फोकस ज्यादा रखो, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत कम है और इसमें स्कोरिंग चीजें ज्यादा हैं, जैसे कस्टम्स भाई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से, ठीक है। तो कस्टम्स को इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि जो कस्टम्स का क्वेश्चन आए वो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि कस्टम का क्वेश्चन होता है बिल्कुल इजी, बिल्कुल लड्डू, बिल्कुल मुन्नू, बिल्कुल चुन्नू, बिल्कुल पुन्नू क्वेश्चन जो कस्टम्स का होता है, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सो इनमें से जो क्वेश्चन कस्टम्स का आएगा, दैट हैज टू बी मैंडेटोरली अटेम्प्टेड बाय यू, वो अटेम्प्ट आपको करना ही करना है। आईडीटी के भी जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको चॉइस करना इज मच मोर प्रेफरेबल रादर देन डीटी। तो डीटी के अंदर हमारे कुछ फिक्स्ड चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल स्टेटस, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके वजह से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो उन चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से पक्के करना ही करना है, उसके अलावा कुछ और चैप्टर्स मैं बताऊंगा ड्यूरिंग द क्लास, वो हमें पक्का करना है। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये बहुत अच्छे से हमें कवर करने हैं। उसके बाद 70 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, जिसमें से दोनों आ सकते हैं। अच्छा, डीटी में से प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल आता है भाई, थ्योरी रेयरली आता है, और आईडीटी में से प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आता है। सर क्या इसका मतलब ये है कि डीटी में हम थ्योरी बिल्कुल भी करके ना जाएं? बिल्कुल हाँ 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 हाँ, जोर से लिख दो चैट बॉक्स पे, हाँ 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 हाँ। डीटी में आपको थ्योरेटिकली रटने की, रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। डीटी में आप थ्योरी सिर्फ उस एक्सटेंट तक पढ़ो जिस एक्सटेंट तक आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करे। तो थ्योरी रटने की डीटी में जरूरत नहीं है। जी हाँ, प्रोविजंस तो रिमेंबर करने पड़ेंगे, प्रोविजंस तो आपको ऑफ कोर्स याद करने पड़ेंगे, तो प्रोविजंस हम डीटी में डेफिनेटली याद करेंगे। बाकी जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो डीटी में से प्योर प्रैक्टिकल पोर्शन आता है, डीटी आईडीटी दोनों में से मिला के प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों पोर्शन आता है, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमारे डीटी आईडीटी पेपर का। पेपर पैटर्न किस तरह होगा, पेपर किस तरह आएगा, वो ये है आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई? तो चलो भाई
भगवान का नाम लेके श्री गणेश करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। 5 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में, 5 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से पूछा जा सकता है। अभी जो लास्ट अटेम्प्ट गया उसमें से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर में से पूछा गया, जो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। आप सबके साथ मिलकर हम लोग सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो चैप्टर है 5, 6, 7 मार्क्स का, लेकिन चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो टैक्स रेट्स हम पढ़ेंगे वो हमारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट में काम आएंगे। तो है कहने को 5-6 नंबर का, लेकिन इसकी जो वेटेज है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हैवी है। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये भाई हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि टैक्सेशन क्या होता है, टैक्सेशन यूज किस किस चीज में आता है, टैक्सेशन का भाई यूज क्या है, टैक्सेशन कितने टाइप्स का होता है, हम कैसे टैक्सेशन में टैक्स निकालते हैं, टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, और ये सारी चीजें हम अपने इस वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी पीडीएफ नोट्स होंगे, और जी हाँ, बुक को भी रेफरेंस किया जा सकता है, जो आपको नॉर्मल बुक मिली है उसको भी रेफरेंस किया जा सकता है, बट बेटर ये रहेगा अगर हम ये पीडीएफ नोट अपने पास हर समय खोलकर रखें। ये जो पीडीएफ नोट्स हैं ये हमारे को बहुत ज्यादा काम देने वाले हैं हमारी पूरी क्लास के दौरान। तो ऐसे नोट्स होंगे जो आपके पास होंगे। तो व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज नथिंग बट अ कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन। चलो भाई, अब ना साथ के साथ लाइव रिवॉर्ड हम लोग देखेंगे। हम लोग जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी डीटी का सिलेबस कर लिया होगा, मैं लाइव क्वेश्चन पूछूंगा, आपके लाइव आंसर मुझको चाहिए। टैक्स इज डैश कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट, ठीक है, टैक्स इज डैश कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, टैक्स इज डैश कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट। मेरी सुविधा, अभी सुविधा आएगी भाई, देखना। टैक्स इज डैश कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। समर, अंजलि, रवि, अजय, अवीशा, चैताली, अमर, मनीषा, प्रीति, अभिषेक, प्रीति, अनुप्रिया, प्रीति डे, प्रियंका, अफ्ताम, फरीन, दत्तात्रेय, राहुल बिष्ट, और भाई कौन कौन, रोहित शर्मा, तनुप्रिया, तान्या, वरुण। वाह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। टैक्स इज अ कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, विच मीन्स दैट गवर्नमेंट को आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। आपकी जो अर्निंग होती है उससे आप जो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करते हो, जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हो, दैट इज नोन एज योर कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो टैक्स इज अ कंपल्सरी और एनफोर्स मतलब मैंडेटरी है भाई, आपको देना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिनेटली भाई आपको देना पड़ेगा। इट इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू। अच्छा सर, ये बता दीजिए गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है इस वाले इनकम के? गवर्नमेंट इसको खर्चा करती है पब्लिक वेलफेयर एक्सपेंडिचर में, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, अलग अलग तरह के भाई गवर्नमेंट के नीड्स होते हैं, खर्चा करना पड़ता है, तो उस खर्चे में गवर्नमेंट इसको लगाती है। गवर्नमेंट के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, प्राइमरी मतलब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए भाई टैक्स है। और सेकेंडरी सोर्स भी हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें कलेक्शन की होती हैं, बट जो मेन रेवेन्यू का सोर्स है गवर्नमेंट के लिए वो टैक्स ही होता है। टैक्स से कलेक्ट करके गवर्नमेंट उसको भाई सोशल वेलफेयर के, हम लोगों के काम के लिए लगा देती है। लेविड इन 2 ways, 1 इट इज टैक्स ऑन इनकम, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन की तरह ये लेवी होता है, इनकम पे आपका डायरेक्ट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और दूसरा है एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ऐड करके गवर्नमेंट आपसे रिकवर करती है। चैट बॉक्स में मुझे बता दो इस वाले टैक्स का क्या नाम होता है हिंदुस्तान में। यह डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो इनकम, वेल्थ, बिजनेस प्रॉफिट्स पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ, मुझे बता दो। एडेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो ऐड होता है वो उसका क्या नाम होता है इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग? अरे वाह, मजा आ गया। 2 बच्चे हैं जिन्होंने गलत जवाब दिया, सान्या ने गलत जवाब दिया, बाकी सबने सही जवाब दिया, जीएसटी। परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। तो गवर्नमेंट 2 तरह से आपका टैक्स कलेक्ट करती है। आईडीटी भी सही जवाब है, वैसे सही जो मोर सटीक जवाब है वो है जीएसटी, बिल्कुल सही जवाब भाई, मजा आ गया, मजा। यही तरह का अगर एनर्जी, यही तरह का अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का रहा तो आई कैन वाउच फॉर इट, 70 इज नॉट फार, 70 इज डेफिनेटली नॉट फार, अगर इस तरह का अप्रोच आप लोगों का रहा। सो एडेड टू कॉस्ट, जहां पर कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट जीएसटी। जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्सेशन होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाई कलेक्ट करती है, ठीक है। दोनों तरह से टैक्सेशन कलेक्ट हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ टैक्सेशन। अब दूसरी बात आ जाती है, सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या होता है भाई? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, तो 2 तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब सवाल पूछूंगा, देखते हैं भाई आपकी जो फिंगर्स होनी चाहिए वो आपके कीबोर्ड पे होनी चाहिए,
ठीक है। जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपकी कीबोर्ड पे होनी चाहिए। सॉरी, आई थॉट आई आज यू आज अबाउट डायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपकी जो फिंगर्स हैं वो आपके कीबोर्ड पे होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछने वाला हूं मैं डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। अब मुझे ये बताना जरा, इन दोनों में से किस में द इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन? डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में से किस में इंसिडेंस इज ऑन द सेम पर्सन? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स में से इंसिडेंस एंड इंपैक्ट किस में सेम पर्सन पे होता है? इंसिडेंस और इंपैक्ट दोनों किस टैक्सेशन में सेम पर्सन पे होता है? डायरेक्ट टैक्सेशन। बिल्कुल परफेक्ट भाई। समझना जरा डिफरेंस दोनों में क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट जो पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर देता है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल रहे। तो देखना जरा, ये वाला डायग्राम की बात हो रही है। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो जो पर्सन है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता है। पर्सन डायरेक्ट जब उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता है तो उसे बोला जाता है भाई डायरेक्ट टैक्सेशन, जहां पर्सन डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करता है। जबकि जो दूसरे वाला इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता है उसमें जो पर्सन है जो टैक्स पे कर रहा है वो किसी और को टैक्स पे करता है, और वो जो कोई और पर्सन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स पे करता है। सो दूसरे वाला जो हमारा टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें आप जिसको टैक्स पे करना है वो किसी और को पे करेंगे, और वो कोई और पर्सन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करेगा। तो समझना जरा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस मतलब किसको पे करना पड़ता है, वो है ये, और ये है भाई शॉपकीपर, ठीक है। आपने पे कर दिया टैक्स शॉपकीपर को, आपने शॉपकीपर से कहा शॉपकीपर भैया ये लो टैक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तुम दे देना, ये हमारा टैक्स है जो तुम्हारे लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है, तुम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दे देना। आपने अपना टैक्स गवर्नमेंट शॉपकीपर को दे दिया, शॉपकीपर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आप अपना टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही डायरेक्टली देते हो, कोई बिचौलिया नहीं बीच में, कोई इंटरमीडिएट नहीं, आप सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेशन दे देते हो अपना, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और दोनों ही टैक्सेशन के अंदर हम लोग बात ध्यान रखेंगे कि भाई हमें टैक्स पे करना है, ठीक है। तो अब देखना जो मैंने सवाल पूछा था, सवाल इसलिए पूछे, देख लेता हूं कितने लोग जगह में, कितने लोग सो गए हैं, देखने के लिए सवाल पूछ लेता हूं। सवाल जो मैंने पूछा था, अब सुनना जरा। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट, दो चीजें हैं, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। इंसिडेंस मतलब किसको टैक्स पे करना है, ठीक है। यहां पर जो टैक्स पे करेगा वो आप डायरेक्टली पे करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये हो आप, ठीक है, आप डायरेक्टली पे करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो इंसिडेंस आप पे है, आपको ही पे करना है। अच्छा, किसकी जेब ढीली होगी, किसकी जेब में से टैक्स निकल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा, आपके। तो इंसिडेंस भी आप ही हो, इंपैक्ट भी आप ही हो। इंपैक्ट भी आपको ही कर रहा है, मतलब जेब ढीली भी आपकी हो रही है, और इंसिडेंस मतलब किसकी जेब से पैसा, कौन अपना पैसा एक्चुअली में निकाल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहा है। तो इंसिडेंस किसकी लायबिलिटी है, वो भी आपकी है। जबकि यहां पर माजरा थोड़ा सा डिफरेंट है, किसकी जेब ढीली हो रही है, जेब ढीली हो रही है आपकी। तो इंपैक्ट किसके ऊपर है, आपके ऊपर इंपैक्ट है, आप टैक्स पे कर रहे हो अपनी जेब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। लेकिन इंसिडेंस किस पे है, इंसिडेंस मतलब एक्चुअली गवर्नमेंट को कौन टैक्स पे करेगा, एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा शॉपकीपर। तो इंसिडेंस शॉपकीपर पे है, इंपैक्ट आप पे है। तो यहां इंपैक्ट और इंसिडेंस दो अलग लोगों पे आता है इनडायरेक्ट टैक्स में, और डायरेक्ट टैक्स में इंपैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे आता है डायरेक्ट टैक्सेशन पे। ये है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सर बहुत बोर लग रहा है, क्यों बोर लग रहा है सर, हमने रेगुलर लेक्चर तो देख लिए। अब सर रेगुलर लेक्चर देख लिया, अभी तो सारी बातें हमें पता है, अब ये पता है सर, तो फिर ये तो सर बोर लग रहा है हमें, हम छोड़ के जा रहे हैं लाइव सेशन। नहीं नहीं मत जाना, बिल्कुल मत जाना। अरे यकीन मानना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस इस लाइव सेशन में होने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इस लाइव सेशन में जो आपने अपने लेक्चर्स में करे ही नहीं है। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, मुझे ऐसे जवाब देते रहो, और जवाब जब तुम देते रहोगे मुझे, तो मैं तुम्हारे को ऐसे जबरदस्त हम नई नई चीजें भी इस लाइव सेशन में करने वाले हैं जो तुमने पहले कभी नहीं करी होंगी। ठीक है सर, वादा, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, जेंटलमैन्स प्रॉमिस। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इनके कुछ डिफरेंसेस। तो भाई डायरेक्ट टैक्स क्या है, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट इज ऑन द टैक्स पेयर। इंसिडेंस और इंपैक्ट टैक्स पेयर पे ही होता है, दोनों सेम पर्सन पे होते हैं। लेवीड ऑन इनकम, इनकम पे लेवी किया जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन। जो आपने इनकम अर्न करी ना, उस पर डायरेक्ट टैक्सेशन करा जाता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक एग्जांपल है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लेवी किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लेवी किया जाता है। जो आप कंज्यूम कर रहे हो, जो आप खा रहे हो ना चीज, जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेशन लेवी करा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस इंटरमीडियरी पे होता है, इंपैक्ट टैक्स पेयर पे होता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यहां पर गोल्डन वर्ड्स हाईलाइट कर लेना, हाईलाइटर है तो हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन करना तो अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, डायरेक्ट टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेशन इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज रिग्रेसिव इन नेचर। ये डिफरेंस सारे डिफरेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूनिक है, और इस डिफरेंस को बहुत ज्यादा अच्छी तरह आपको याद रखना है। मतलब समझना क्या भाई, हैं तो दोनों भाई, ठीक है,
दोनों भाई हैं, डायरेक्ट टैक्स बड़ा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स छोटा भाई, दोनों भाई हैं। इनके पेरेंट्स कौन है? इनके पेरेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर इनकी मम्मी है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो इनके फादर हैं। तो उन्होंने ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन को जन्म दिया है, और ये दोनों भाई हैं आपस में। अब ये दोनों जो भाई हैं ना आपस में, एक भाई तो बड़ा रूड है, एक भाई तो बड़ा निर्दयी है, एक भाई तो थोड़ा सा मतलब हार्ड है, और दूसरा भाई सॉफ्ट है भाई। दूसरा भाई थोड़ा सा कंसिडरेट है, दूसरा भाई जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। ठीक है, मैं दोनों का मतलब समझा रहा हूं। ठीक है, प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड रिग्रेसिव इन नेचर। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेशन भाई है सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ये भाई जो पर्सन ज्यादा इनकम कमाता है उससे टैक्स ये ज्यादा लेता है, जो पर्सन कम इनकम कमाता है उससे इनकम टैक्स कम लेता है। तो ये है प्रोग्रेसिव इन नेचर। हायर टैक्स हायर इनकम, लोअर टैक्स लोअर इनकम, ये है भाई डायरेक्ट टैक्सेशन। बड़ा भाई है, थोड़ा सा सॉफ्ट भाई है, थोड़ा सा दिल का थोड़ा सॉफ्ट है। जैसे अखरोट होता है ना, अखरोट बाहर से तो कड़क होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है ना, वैसे डायरेक्ट टैक्सेशन है भाई, ये थोड़ा सा सॉफ्ट पर्सन है। लेकिन नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन वहीं पर हार्ड पर्सन है, वो दिल से भी हार्ड है, बाहर से भी हार्ड है। वो क्या कहता है? सेम टैक्स फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ पेइंग कैपेसिटी। आपकी पेइंग कैपेसिटी कुछ भी है, आप कितना भी भाई कम कमा रहे हो या जीरो कमा रहे हो, कुछ भी नहीं कमा रहे, अगर आप कुछ भी नहीं कमा रहे तो भी इनडायरेक्ट टैक्स तो आप पे लगेगा ही लगेगा। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कड़क ये टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तभी हम इसको नाम देते हैं रिग्रेसिव। छोटा भाई थोड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा भाई थोड़ा प्रोग्रेसिव है। ये है इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस। अब मैं आपको देता हूं एक एग्जाम्पल। ठीक है, निर्दयी है आईडीटी क्रिश शाह कह रहे हैं निर्दयी है आईडीटी। हाँ सिग्मा, ठीक है जी, हाँ जी, निर्दयी है आईडीटी, आईडीटी निर्दयी है, और डीटी जो है वो थोड़ा सा दयालु है। अब मैं आपको देता हूं एग्जांपल। ठीक है, अब भाई देखो, मुकेश अंबानी के पास कितनी ज्यादा इनकम है, वो रोज के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और मतलब बहुत धनपति आदमी है भाई, और बहुत बड़े बिजनेसमैन है इंडिया के। तो अगर बात करें इनकम टैक्स की, डायरेक्ट टैक्स की, तो वो जो हाई इनकम कमा रहे हैं उनको जो रेट ऑफ टैक्स लगेगा ना वो भी ज्यादा लगेगा। अरे भाई, आप की जो इनकम है वो अगर 5% पे टैक्स होगी, अगर एक कम जिसकी इनकम है अगर वो 5% पे टैक्स होगी, तो उनकी इनकम 40% पे टैक्स होगी। इतना डिफरेंस होगा क्योंकि वो ज्यादा कमा रहे हैं। जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन के अंडर। ठीक है, इनकम है, अपनी इनकम बताओ, आपने साल में कितनी इनकम कमाई, तो जितनी भी आपने इनकम कमाई उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स है वो कम या ज्यादा लिया जाता है, अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करो। और वहीं अगर आप बात करते हो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, तो भाई सुनो, मैं गया दुकान में, मैंने दुकान में एक कोलगेट खरीदा, ठीक है, या पेप्सोडेंट खरीदा, या कोई भी मैंने चीज खरीदी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी लगाई है, जीएसटी लगाई है 18% के रेट पे। ठीक है, तो मुझसे 18% चार्ज कर लिया जाएगा। सपोज कोलगेट का जो प्राइस है वो 100 रुपए है, मुझसे 18% एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया जाएगा, मुझसे 118 रुपए चार्ज किया जाएगा। अब तुम लोग जरा चैट बॉक्स में लिख के बता देना, अगर मेरी जगह अंबानी जी गए कोलगेट लेने, मुकेश अंबानी जी गए कोलगेट लेने, ठीक है, तो क्या उनको जो कोलगेट मिलेगा वो 18% की जगह 40% का जीएसटी रेट लग के मिल सकता है? क्योंकि अंबानी जी गए हैं भाई, अंबानी जी तो ज्यादा कमा रहे हैं, तो उनसे ज्यादा रिकवरी होनी चाहिए ना टैक्स की, तो उनसे कोलगेट का जो जीएसटी कलेक्ट करो वो भी 40% कलेक्ट करो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जरा चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। सेम रेट, वेरी गुड, देखो सबने जवाब दिया नो, सेम रेट, परफेक्ट परफेक्ट, सबने जवाब दिया सेम रेट। बिल्कुल भाई यही बात है, सेम रेट ऑफ टैक्स लगेगा। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में रेट चेंज नहीं होता डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। हम किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं मानते इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हम सबको सेम भावना से देखते हैं, सेम रेट ऑफ टैक्स लगता है। जबकि हम अगर डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स की बात करें तो यहाँ अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आप पे रेट ज्यादा लगेगा, इनकम टैक्स का रेट ज्यादा लगेगा। अगर आपकी इनकम कम तो आप पे रेट कम लगेगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ना, उसको भाई हाईलाइट कर लेना। ये आपको वर्ड ना याद रखना है, ये दो वर्ड आपको याद रखना है। जरा ना चैट बॉक्स में लिख के बताना, रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, स्पेलिंग के साथ जरा चैट बॉक्स में लिखना, क्योंकि अगर आप लिख दोगे ना ये वर्ड तो आपको पूरी जिंदगी याद रहेगा। बोलने से ज्यादा अच्छा लिखने से याद रह जाता है। जरा चैट बॉक्स में लिख दो रिग्रेसिव इन नेचर, लिख दो प्रोग्रेसिव इन नेचर। सर मैंने आईडीटी चालू किया है पहले, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने आईडीटी भी पहले स्टार्ट करा है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। डीटी आप इसमें इस रिवीजन लेक्चर में आराम से धीरे धीरे करके कर सकते हो। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग लिख दो रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव, सुपर्ब, वेरी गुड। यस, ये भी लिख दो आईडीटी रिग्रेसिव, डीटी प्रोग्रेसिव, डीटी प्रोग्रेसिव। देखो ये बहुत बढ़िया, अमित चौधरी, जीत चौधरी, अच्छा जीत चौधरी करके बच्चा इसमें लिखा है पूरा,
ठीक है, आईडीटी रिग्रेसिव, डीटी प्रोग्रेसिव। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दोनों का डिफरेंस हमने इस वाले चार्ट में देखा, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब आ जाते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे कि भाई हम लोग जो टैक्सेशन निकालते हैं, जो हम लोग टैक्सेशन कंप्यूट करते हैं, वो कितने समय का हम इकट्ठा कंप्यूट करते हैं, ठीक है। भाई देखो, हर आदमी को अपना पैसा एडवांस में चाहिए होता है, ठीक है। अगर मैंने किसी को, मुझे किससे पैसा लेना है, तो मैं तो हमेशा ये चाहूंगा कि मुझे इमीडिएटली वो पैसा मिल जाए, है ना। अगर मुझे किसी बंदे से पैसा लेना है, मेरा किसी ने पैसा लिया हुआ है और उसने कहा है हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो मैं, जो लेने वाला पर्सन होता है, वो हमेशा चाहता है मुझे पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, और जो देने वाला होता है वो हमेशा डेफर करता है, वो कहता है चलो अरे बाद में ले लेना, अरे अगले साल ले लेना, अरे उससे अगले साल ले लेना, अरे पैसा बाद में ले लेना। ऐसा होता है ना, कई बार आपने भी फेस किया होगा। तो जब पैसा लेने की बात आती है तो हमें हमारा पैसा इमीडिएटली ऑन टाइम चाहिए। जब पैसा देने की बात आती है तो हम कहते हैं अरे कोई बात नहीं, बाद में ले लेना, कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा कोई हम खा थोड़ी जा रहे हैं, हम तो यहीं बैठे हैं, हम कोई पैसे को तुम्हारे भाई ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, हम नहीं देंगे, दे देंगे, आराम से ले लेना, क्या हो गया, है ना। तो अब होता यह है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पास पैसा कलेक्ट करने आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए मेरा पैसा जल्द से जल्द दे दो, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो चाहती है आप जैसे इनकम अपनी अर्न करो उसी समय पैसा मेरे को दे दो। डायरेक्ट टैक्सेशन की अगर बात करें तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो उसी समय मिल जाता है, जैसे प्रोडक्ट खरीदोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा मिल गया। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेशन है, जो आप इनकम पे देते हो, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है आप जैसे ही अर्न करो वैसे ही मुझे दे दो। भाई रोज के बेसिस पे आप बता दो आपने पूरे दिन में कितना अर्न किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे पास आई, निखिल सर आप बताइए आपने पूरे दिन में आज डीटी के लेक्चर्स सेल करके कितना पैसा अर्न किया। मैंने कहा भाई मैं तो एक बहुत छोटा सा टीचर हूं, मैं तो फीस भी इतनी कम लेता हूं, मतलब 100 रुपीज 200 रुपीज ऐसे मेरी फीस होती है, इतनी कम फीस लेता हूं मैं कि मेरी अर्निंग तो मतलब एक दिन की कितनी 500 रुपीज 600 रुपीज ऐसा होता है। तो अब क्या मेरे पीछे पड़े हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते नहीं भी नहीं, आपको पैसा आज ही पे करना है, जो भी आपने टैक्स लगता है आपके, भले आप 500 रुपीज 600 रुपीज कमा रहे हो, लेकिन आपको उस पर जो टैक्स भरना है आज की आज पे करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी कि वो टैक्स रेगुलरली कलेक्ट करे, वो टैक्स जैसे ही बंदा अर्न कर रहा है वैसे इनकम को कलेक्ट कर ले। जबकि जो पर्सन होगा वो चाहेगा, हम मैं क्या बोलूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनो भाई, आप आना 4 साल बाद, हाँ आप आना 5 साल बाद, आपको हम डायरेक्ट टैक्स दे देंगे, बाद में दे देंगे, आप थोड़ा लेट आना। तो हम चाहेंगे कि टैक्स डेफर हो, ज्यादा ज्यादा डिलेड हम पे करें, हम 5 साल का पूरा इनकम गवर्नमेंट को इकट्ठा दिखा दें और टैक्स पे करें। गवर्नमेंट क्या चाहेगी, नहीं भाई नहीं, आप रोज के बेसिस पे जो कमा रहे हो आप उसको भाई मेरे को दो, टैक्स आप उसी दिन मुझको दो। तो ऐसा डिफरेंस हो सकता है गवर्नमेंट की और अपनी अप्रोच में, ठीक है। अब ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, आपस में लड़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रही है आप रोज के रोज हमको टैक्स दे दो, और असेसी चाह रहा है ना भाई ना, हम 4 साल 5 साल बाद टैक्स दे देंगे। इसका एक बीच का रास्ता निकाल के लाते हैं, फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करते हैं, 12 महीने का समय लेते हैं और 12 महीने में जितनी भी इनकम आई वो सारी की सारी इकट्ठी कलेक्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर, जो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात मानी जाएगी कि भाई आप रोज के रोज टैक्स दे दो, नहीं भाई नहीं, ये भी ज्यादती होगी रोज के रोज टैक्स देना। और भाई एसएससी की भी बात नहीं मानी जाएगी कि आप 5-10 साल में इकट्ठा आना और इकट्ठा मेरे से टैक्स लेके चले जाना। एक रीजनेबल टाइम देखते हैं, तो 1 साल फाइनेंशियल ईयर का टैक्स हम इकट्ठा कलेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का। फाइनेंशियल ईयर मींस 12 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ से पूरा रिकॉग्नाइज किया जाएगा भाई। सो 12 मंथ्स इज अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1 अप्रैल 2000 वट एवर ईयर से 31 मार्च, अगले साल के 31 मार्च तक होगा। हम लोग फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करते हैं। अब जरा एक बात सोचने वाली ये बात है सर, जैसे फॉरेन देश होते हैं, सिंगापुर है ना, यूएस, यूके, कनाडा, ये सब ईयर भी, ये सब कंट्रीज भी क्या फाइनेंशियल ईयर ही अपना टैक्स ईयर मानती हैं? नहीं भाई नहीं, हर कंट्री का अलग अलग ईयर हो सकता है। कई कंट्रीज ऐसी हैं जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर जो अपना कैलेंडर ईयर है उसे अपना ईयर मानती हैं, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन करती हैं। कई कंट्रीज ऐसी भी हैं अजीबोगरीब, मैंने ऐसी भी भाई अपने प्रोफेशनल करियर में कंट्रीज देखी हैं जो अपना टैक्स ईयर मानती हैं 1 जुलाई से अगले साल के 30 जून तक, मतलब वो साल के बीच में शुरू करती हैं और अगले साल के भाई अगले साल तक वो अपना टैक्स ईयर मानती हैं। तो ईयर जो होते हैं ना वो हर कंट्री के अलग अलग होते हैं जो अपना टैक्स पे कर रही होती हैं। हिंदुस्तान ने, जो हमारा संविधान है, उसने हमको बोला कि भाई 1 साल का आप पूरा इनकम टैक्स इकट्ठा पे करो। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट चला, हमारा चला फाइनेंशियल ईयर का। तो आप 1 साल में जितनी भी इनकम कमाओगे ना, हम आपको उसका टैक्स आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे, हम आपको रोज आके परेशान नहीं करेंगे, हेलो 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 कितना इनकम कमाया बताओ टैक्स दे दो। हम रोज रोज आके आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे। आप पूरे साल में जितनी भी इनकम कमाओगे ना, हम एक बार आके उसका टैक्स आपसे ले लेंगे। सो फाइनेंशियल ईयर इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट।
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये होता है। अब फाइनेंशियल ईयर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, अब बिना बोर्ड देखे जरा टेस्ट भी तो ले लो ना हाथ के हाथ, बिना बोर्ड देखे जरा बता दो क्या प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है? बिना बोर्ड देखे जरा बता दो क्या प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कौन से ईयर में हो सकता है? सर आप ऐसे गजोधर की तरह क्यों खड़े हो, ऐसे टेढ़े मेढ़े हो कैसे? अरे मैं गजोधर की तरह नहीं खड़ा, मैं कुछ छुपा रहा हूं ना तुमसे, नालायक हो ना तुम, बोर्ड पे देख लोगे फिर आंसर दे दोगे, इसलिए मैं छुपा रहा हूं। क्या प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम भी हो सकता है? और अगर आपका जवाब है हां तो बता दो कौन से ईयर, कौन से केस में प्रीवियस ईयर 1 ईयर से कम हो रहा है? देखो तो सही कितने बच्चों ने डीटी कर लिया। अब देखो ये जो बच्चे आईडीटी पहले उठा के बैठे हैं वो डिमोटिवेट मत हो जाना, सर हमने तो किया ही नहीं, सर हमें तो कुछ आता ही नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है, आपको भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स किस केस में हो सकता है? अरे वाह 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 वाह, केदार गवनंग, केदार गवनंग, केदार है भाई जिसने सबसे पहला सही आंसर दिया। मितेशा, लक्ष्मी वेरी गुड, पल्लवी वेरी गुड, भूमिका वेरी गुड, अजय वेरी गुड, वाह मजा आ गया भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब कंसेप्ट देखो, पहले टेस्टिंग करूंगा फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा करेंगे ताकि मुझे भी पता लगता है ना कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देख ली है और कितने स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी कर ली है। चलो भाई, तो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक। अब इसमें ना दो पार्ट्स हैं, एक है प्रीवियस ईयर, एक है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब है आप जिस ईयर में अपनी इनकम अर्न करोगे वो होता है प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें आपका इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। तो भाई ये ईयर के खत्म होने का इंतजार करा जाएगा। ठीक है, जब ये ईयर खत्म हो गया तो जो अगला साल है उसमें आपकी इनकम को कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लो हम खड़े हैं 2024-25 में, तो 31 मार्च 2025 को 2025 खत्म होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पास 1 अप्रैल 2025 पे आ जाएगी। ठीक है, ईयर सुनना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, ये ईयर खत्म हुआ। गवर्नमेंट आपके पास कब आएगी? 1 अप्रैल 2025 को आपके घर का दरवाजा खटखटाएगी, हेलो हेलो ओपन करो भाई दरवाजा, आपने इनकम कमाई है पूरे साल की, लाओ उसका ब्यौरा हमको दे दो। सर एक बात बताओ, गवर्नमेंट जो है वो मतलब 1 अप्रैल 2025 से पहले क्यों नहीं आ सकती? वो 15 मार्च 2025 पे क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि तब तक आपका ईयर खत्म ही नहीं हुआ होगा। अगर आपका ईयर खत्म ही नहीं हुआ तो आप इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेसमेंट ईयर में ही आती है। इस ईयर का नाम ही है असेसमेंट ईयर, इस ईयर का नाम ही है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आती है आपका टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, आपका टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेसमेंट ईयर में आपके पास आएगी। आप इनकम अर्न करोगे प्रीवियस ईयर में, आप इनकम का जो टैक्स पे करोगे वो पे करोगे असेसमेंट ईयर में। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के बारे में एक बात बड़ी खास है भाई, ये हो सकता है 12 महीने से कम का भी हो। कब होगा ये 12 महीने से कम का? जब आपका बिजनेस शुरू ही साल के बीच में हुआ है, 12 महीने है नहीं आपके पास, आपने 12 महीने के लिए इनकम अर्न ही नहीं करी। भाई ये किसने कहा है कि कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के लिए 1 अप्रैल पे ही इनकॉर्पोरेट होना है? हो सकता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हो सितंबर के महीने में, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बस 7 महीने होंगे आपका असेसमेंट, आपका उस वाले ईयर का इनकम कमाने के लिए। तो प्रीवियस ईयर कैन बी लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो, 12 महीने से कम का भी हो सकता है। और वो कौन से सिचुएशन है? या तो न्यू बिजनेस ओपन हुआ है या न्यू सोर्स ऑफ इनकम ओपन हुआ है। इन दोनों में से अगर कोई भी चीज है, अगर आपने न्यू बिजनेस ही नया ओपन किया ड्यूरिंग द ईयर, या आपका सोर्स ऑफ इनकम नया है, आपने नया सोर्स ऑफ इनकम इजाद किया है, तो वो उस केस में प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है। चलो अब मेरा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं क्या? हाँ जी हाँ सर, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है। क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम हो सकता है? क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम हो सकता है? क्या असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम हो सकता है? सर ये कैसे आप अजीब से पोज में खड़े हो, ऐसे अजीब सा लग रहा है थोड़ा नालायक। मैं ना कुछ छुपा रहा हूं, जो बोर्ड पे लिखा है कुछ छुपा रहा हूं, तो बहुत चालू हो मुझे पता है। अरे वाह, सबका जवाब आ गया, यस यस, वेरी गुड, मजेदार मजेदार मजेदार, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। नहीं, असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम का नहीं हो सकता। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का ही होगा। सर ऐसा क्यों? सर उन बिजनेस का क्या जो कि सर आधे साल में आए हैं, जो बिजनेस अभी अभी आए हैं, सर उन बिजनेस का क्या? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जो असेसमेंट ईयर है वो 12 महीने का ही होगा, वो उससे कम का नहीं हो सकता? अरे भाई सुनो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एक एग्जांपल देख के तुम्हें बताता हूं। ठीक है, सितंबर 2025 को मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट किया, ABC कंपनी है, कंपनी का नाम है ABC। मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया सितंबर 2025 को।
1 सितंबर ले लो, 1 सितंबर 2025 को। अब बताना, मैं जो इनकम अर्न करूंगा वो कौन से पीरियड के लिए करूंगा? वो मैं करूंगा 1 सितंबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, और ये कहलाएगा मेरा प्रीवियस ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के दो बेटे, एक प्रीवियस ईयर, एक असेसमेंट ईयर। तो मैं जो भाई इनकम कमाऊंगा वो कमाऊंगा कब तक? 31 मार्च 2026 तक। ये हो गया मेरा प्रीवियस ईयर। अब सुनना, इस केस में भी मेरा जो असेसमेंट ईयर होगा, मतलब कब गवर्नमेंट मेरे पास टैक्स कलेक्ट करने आएगी, वो आएगी तो 1 मार्च 2026 को ही आएगी ना। असेसमेंट ईयर मेरा क्या होगा? 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की गवर्नमेंट आएगी ना टैक्स कलेक्ट करने तो इसी समय आएगी ना। अच्छा, एग्जांपल चेंज कर देता हूं। मान लो मेरा बिजनेस तो साल के शुरुआत से था, 1 अप्रैल 2025 से लेकर भाई पूरा 31 मार्च 2026 तक मेरा पूरे साल रहा बिजनेस, तो प्रीवियस ईयर 12 महीना को हो गया। अब भी सेम बात, जो असेसमेंट ईयर होगा ना वो तो यही होगा, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करने आएगी ना वो तो इसी ईयर में आएगी। तो ये जो है ना असेसमेंट ईयर, ये 12 महीने से कम का नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम का हो सकता है, इन केस आपका बिजनेस नया एस्टैब्लिश हुआ हो, इन केस सोर्स ऑफ इनकम नई एस्टैब्लिश हुई हो, तो ये 12 महीने से कम का हो सकता है। अगर बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। अगर बात समझ में आई तो चैट बॉक्स में लिखो यस सर। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सान्या कांडवे ने क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है सान्या का? सान्या एक बार क्वेश्चन दोबारा भेजो, क्योंकि आई थिंक चैट में ऊपर चला गया है। सान्या क्वेश्चन एक बार दोबारा भेजो, ठीक है। चलो, अगर समझ में आया है तो ये है ABCD, ठीक है। ये सब मेरे प्रीवियस ईयर है, मतलब जो इनकम मैंने अर्न करी वो इन वाले ईयर्स में अर्न करी। जरा ABCD के कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेट ईयर क्या क्या होंगे चैट बॉक्स में लिख के बता दो, अगर समझ में आ गया है कि असेसमेंट ईयर कब होगा। मतलब कहने का, मैंने जो इनकम अर्न करी इस ईयर में, गवर्नमेंट कब वो इनकम का टैक्स मेरे से कलेक्ट करने आएगी, कौन से ईयर में गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने आएगी, जरा असेसमेंट ईयर लिख के बता दो इन सारे फाइनेंशियल ईयर के। सर कंपनी डिसॉल्व हो गई तो अगेन, अगर कंपनी डिसॉल्व भी हो गई तो जिस ईयर वो डिसॉल्व हुई उस ईयर जो इनकम अर्न हुआ वो ईयर तो कम ईयर हो गया, और जो असेसमेंट ईयर है वो पूरा 12 महीने का रहा, ठीक है। अगर कंपनी डिसॉल्व होगी तो अगेन वही होगा ना, प्रीवियस ईयर तो होगा वो तो फुल रहेगा, वो तो आधा रहेगा, और जो असेसमेंट ईयर होगा वो फुल रहेगा। वाह, सबके जवाब आ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसका गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने कब आएगी? इसका गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने कब आएगी? ये आ गई गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करने, ठीक है। तो इस पीरियड में गवर्नमेंट आ गई टैक्स कलेक्ट करने। यस यस यस, वेरी गुड। अगर ये स्पीड रही ना हमारी दोस्तों, मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर ये स्पीड रही और तुम्हारा रिस्पॉन्सिवनेस इतना अच्छा रहा तो यकीन मानना ये पूरा का पूरा जो सेशन है ये आप लोगों को ना केवल यूजफुल रहेगा, बहुत जल्दी एक तो हम कवर करेंगे और बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, बहुत जल्दी आप ये कॉन्सेप्ट को गेज भी कर लोगे। अच्छा, चिंता मत करना, वो वाले स्टूडेंट्स जो अभी लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं नॉर्मल लेक्चर, तो भी कोई बात नहीं भाई, अगर आप ये क्विक लेक्चर्स देख लोगे उसके बाद नॉर्मल लेक्चर्स देखोगे तो भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। इट्स रियली रियली ओके सर, बात समझ में आ गई। अब बात ये उठती है कि भाई टैक्स किस किस से कलेक्ट किया जा सकता है, टैक्स किस किस से कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। कौन वो पर्सन होगा जिससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कौन वो पर्सन होगा जिससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। अब आ गई वो वाली बात, तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अरे भाई सुनना, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल सुनना। मेरे सामने कैमरा रखा है, ठीक है, मेरे पास लैपटॉप रखा है, मेरा सवाल यह है मैं किससे टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स किससे कलेक्ट कर सकती है। तो अब देखना, मैं कैमरे के आगे आया और मैं पता कैमरे से क्या प्रार्थना कर रहा हूं, अरे कैमरे मुझे टैक्स दे दे, अरे कैमरे मुझे टैक्स दे दे, अरे कैमरे मुझे टैक्स दे दे। क्या कैमरा टैक्स पे कर सकता है? मैंने देखो सीधा मुश्किल वाले सवाल पे जंप कर लिया, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्सिवनेस बहुत बढ़िया है। तो मैंने तुमसे ये नहीं पूछा क्या तुम टैक्स दोगे या मैं टैक्स दूंगा, ठीक है, क्या कोई रामलाल, मोहनलाल, सोहनलाल टैक्स देगा, मैंने ये नहीं पूछा। मैं डायरेक्ट टफ क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहां पर जो मेरे साथ लाइव स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो टफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं सुनना जरा, कैमरे टैक्स दे दे, कैमरे टैक्स दे दे, कैमरे टैक्स दे दे, कैमरा भाई मुझे टैक्स दे दे, कैमरा भाई मुझे टैक्स दे दे। क्या कैमरा टैक्स दे सकता है? क्या कैमरा टैक्स दे सकता है?
नहीं पे करेगा टैक्स, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव टैक्स करेगा, उसके बिहाफ में कोई पर्सन टैक्स। वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब। तो भाई सबसे पहले तो एक बात समझ लो, टैक्स किसी से भी कलेक्ट किया जा सकता है। कुछ भी चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। कई बार हम कहते हैं सर नॉन लिविंग होगी तो टैक्स कैसे देगी? ना 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 ना, हो सकता है नॉन लिविंग चीज से भी टैक्स दिया जा सकता है। तो पर्सन पर्सन कैन बी अ नॉन लिविंग पर्सन ऑल्सो। आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जो लॉ क्रिएट करता है आर्टिफिशियल, वो भी हो सकता है। तो पर्सन कैन बी बोथ आर्टिफिशियल एंड बोथ नॉन आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल, दोनों चीजें पर्सन हो सकते हैं। पर्सन कैन बी एनीथिंग। मेरे यहां पर ऊपर एक फैन लगा हुआ है, ठीक है, मैं फैन से बोल रहा हूं फैन टैक्स दे दे, फैन टैक्स दे दे, फैन टैक्स दे दे। क्या इससे मैं टैक्स कलेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये इनकम अर्न कर रहा है और इसके बिहाफ पे कौन इनकम अर्न कर रहा है, उससे मैं टैक्स रिकवर कर सकता हूं। So tax can be recovered by any person, be it artificial, be it natural, be it unnatural, be it a person who's created only by law. कोई भी पर्सन होगा उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। So what is the definition of person under section 231? सबसे पहले तो इंडिविजुअल। क्या इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल सर, इंडिविजुअल से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। जो इंडिविजुअल होंगे वो नेचुरल पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है, आप और मैं, एक नाक, दो कान, दो आंख, एक मुंह, जो ऐसे नेचुरल शरीर लेके पैदा हुए हैं, उन्हें बोला जाता है भाई नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल या ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग से डेफिनेटली टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। इंक्लूड्स, दो चीजें भाई, दो चीजें, इंक्लूड्स, माइनर से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। माइनर से भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। सर लेकिन हमने ना लॉ में पढ़ा है और हमारी लाइव क्लास चली रही है सर, माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की तो कोई सर वैल्यू ही नहीं होती, तो जब उसकी वैल्यू नहीं होती तो उससे टैक्स कैसे कलेक्ट किया जा सकता है? अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग, इनकम टैक्स एक्ट अलग, दोनों एक्ट अलग अलग। माइनर जो पर्सन है भाई, वो माइनर पर्सन इंडियन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करने के लायबल है अगर उसने इनकम अर्न करी है तो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल नहीं है, बट इनकम टैक्स हम अर्न करेंगे एक माइनर से। चलो अब मैं तुमसे एक दूसरी चीज पूछना चाहता हूं, क्या अनसाउंड माइंड, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, क्या उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? एक अनसाउंड माइंड का पर्सन है, क्या उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? मैं चैट बॉक्स में उदित नारायण जी का बेटा, बिल्कुल भाई, आदित्य नारायण, वो जब छोटा सा था तभी से वो इनकम अर्न करनी शुरू उसने कर दी थी, उससे इनकम टैक्स रिकवर किया जा सकता है। क्या अनसाउंड माइंड के पर्सन से, जो पर्सन मेंटली ठीक नहीं है, क्या उससे टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? सर जो पर्सन मेंटली ठीक ही नहीं है वो इनकम अर्न कैसे करेगा सर? अरे नहीं भाई नहीं, वो इनकम अर्न कर सकता है, तो क्या उससे भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? आंसर है हाँ। अगेन तुम्हारा कंफ्यूजन का जो सोर्स है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसा कहता है कि माइनर के साथ या अनसाउंड पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट की बात, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट की बात, वो बात अलग, ये बात हमारी बात अलग, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की बात अलग, हमारी बात अलग, तो दोनों बातें अलग अलग हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात अलग, तो माइनर से भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, अनसाउंड माइंड वाले से भी टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है? सर सबसे पहले तो ये होती क्या है? सर एक बात बताओ ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब एक परिवार, ठीक है, जिसमें दादाजी होंगे, जिसमें उनके बच्चे होंगे और वो सब इनकम अर्न कर रहे होंगे, मिलके कोई बिजनेस कर रहे होंगे, फैमिली रन बिजनेस कर रहे होंगे। और अगर आप भाई ओल्ड सिस्टम में देखो, जैसे अगर आप दिल्ली में हो, ओल्ड दिल्ली में अगर आप देखो, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, मैं एक बिजनेस का नाम लेता हूं, हल्दीराम्स, ठीक है, हल्दीराम्स एक बहुत बड़ी HUF थी किसी जमाने में, और उसमें सब एक परिवार की तरह काम करते थे, उसमें परिवार के लोग ही इनकॉर्पोरेट होते थे। बट सर एक चीज बताइए, जो HUF होता है वो तो इंडिविजुअल्स ही है ना, तो उसको इंडिविजुअल की तरह टैक्स क्यों नहीं करा जा सकता? भाई वो इंडिविजुअल ही हो गए, तो HUF और इंडिविजुअल में फर्क क्या हुआ? भाई HUF और इंडिविजुअल में फर्क ये हुआ कि HUF इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड विद ईच अदर, आपस में रिलेशनशिप है और उसका कलेक्शन है। तो यहां पर कोई इंडिविजुअल एक पर्सन नहीं है, यहां बहुत सारे पर्सन मिलकर इनकम कलेक्ट कर रहे हैं और उन सब में ना इनकम डिवाइड हो रही है, तो इसमें जो टैक्सेशन के रूल्स हैं वो अलग हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल में जो टैक्सेशन के रूल हैं, इसलिए इसका टैक्सेशन अलग, इंडिविजुअल का टैक्सेशन बिल्कुल अलग। सर एक चीज बता दो, इस हिंदू अनडिवाइड फैमिली में क्या क्या इंक्लूड होगा? भाई जैन और सिख भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सर एक चीज बता दो, सर इसमें मुस्लिम अनडिवाइड फैमिली क्यों नहीं है, या क्रिश्चियन अनडिवाइड फैमिली, कोई और रिलीजन के लिए अनडिवाइड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनाया गया? ये कॉन्सेप्ट भाई हिंदुओं के लिए क्यों बनाया गया? ये HUF ही हम क्यों बोलते हैं, हम कोई मुस्लिम अनडिवाइड फैमिली या क्रिश्चियन अनडिवाइड फैमिली, इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट भाई क्यों नहीं लाया गया? तो देखो भाई, जब भी कोई लॉ बनता है ना, वो देश परिस्थिति काल के अनुसार बनता है, जैसी परिस्थिति है, देश है, काल है। तो जब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, उस समय की बात 1961 की बात हो रही है, उस समय की बात भाई ये थी कि उस समय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सबसे ज्यादा थी इन नंबर्स,
ठीक है। और ये जो हिंदू एंड फैमिली का कंसेप्ट था, कल्चर था, ये बहुत ज्यादा था इंडिया में। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या उस समय परिस्थिति थी, डिपेंडिंग अपॉन क्या सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टैक्सेशन रेजिम बनाया गया। तो इसलिए यहां पर HUF देखने को मिलता है। क्रिश्चियन अनडिवाइडेड फैमिली यहां देखने को नहीं मिलती, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली यहां देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सो ये है इंडिविजुअल पर्सन होगा, HUF पर्सन होगा, फिर इंडियन कंपनी यहां पर पर्सन होगी। मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो भाई जिसके पास बॉडी नहीं है, सोल नहीं है, वो जीता जाता इंसान नहीं है, उसको भी भाई टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कंपनीज में कंपनीज एक्ट कह रहे भेदभाव, ना भेदभाव नहीं है, नालायक। आंचल चौधरी कह रही है भेदभाव, नालायक, भेदभाव नहीं है। इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो इंडियन कंपनीज हैं या CBDT डिक्लेयर करती है कुछ कंपनीज को इंडियन भाई कंपनीज के अंडर, उनको भी टैक्स पे करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल नहीं है, फिर भी टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। फर्म, पार्टनरशिप फर्म मतलब जब बहुत सारे लोग आपस में जुड़ के एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और उसके तहत बिजनेस करते हैं, क्या ये रिलेटिव होंगे या अनरिलेटेड होंगे? जरा चैट बॉक्स में लिखो, पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिलेटेड होंगे या अनरिलेटेड होंगे? चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिख दो जरा। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो लोग आपस में मिलेंगे, रिलेटेड होंगे या अनरिलेटेड होंगे? चैट बॉक्स के अंदर मुझे चाहिए आंसर। रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पर्सन आर को कह रहा है, अनरिलेटेड, रिलेटेड, अनरिलेटेड, रिलेटेड, अनरिलेटेड, रिलेटेड, मिक्स आंसर आ रहा है, मिक्स। कोई कह रहा है अनरिलेटेड, कोई कह रहा है रिलेटेड। सेंट्रल बॉडी फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या आ गया? CBDT कहां से ले आए तुम, नालायक? रिलेटेड अनरिलेटेड, रिलेटेड अनरिलेटेड, सबका जवाब है रिलेटेड अनरिलेटेड। रिलेटेड अनरिलेटेड गाइस, इसका जवाब है बोथ। बोथ रिलेटेड लोग भी आपस में मिलकर फर्म बना सकते हैं, अनरिलेटेड लोग भी बना सकते हैं। HUF सिर्फ रिलेटेड लोग बनाते हैं, जो आपस में जिनका रिलेशनशिप होगा सिर्फ वही HUF बना पाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म रिलेटेड लोग भी बना सकते हैं, अनरिलेटेड लोग भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म कोई भी बना सकता है, कोई भी जो साथ में जुड़ेगा, साथ में जुड़ के जो काम करेगा, वो अनरिलेटेड पार्टी, वो फर्म की डेफिनेशन में आ जाएगा। So both related and unrelated will be included in the firm. However, HUF is only for related parties. HUF हमेशा सिर्फ और सिर्फ related parties ही मिलके बनाते हैं, मतलब एक फैमिली होगी तो ही related party मिलके बनाएगी। Both, yes। अब क्या जवाब लिख रहे हो नालायक? अब तो मैंने जवाब बता दिया। दत्तात्रेय, दीपक मजूमदार, अब लिख रहे हैं both, नालायक। AOPBOI, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भाई बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में आके अगर मिल जाते हैं, इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल अगर आपस में आके मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आप, मैं और बहुत सारे, जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एग्जांपल देता हूं भाई। ग्रुप 1 के हमारे टीचर्स हैं, ठीक है। कॉस्टिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक टीचर पढ़ा रहे हैं, लॉ एक टीचर पढ़ा रहे हैं, DTIT मैं पढ़ा रहा हूं। तो हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हैं, हम मिलके काम कर रहे हैं, हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हम इंडिविजुअल हैं जिन्होंने इकट्ठा ग्रुप 1 का आपका कोर्स बना के आपको दिया, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, सर आप पार्टनरशिप फर्म क्यों नहीं हो, आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो हमारी पार्टनरशिप फर्म नहीं है, हमारी BOI है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं भाई। रामलीला होती है आपके एरिया पे, जहां भी आप रहते हो, रामलीला होती है, रामलीला? जरा चैट बॉक्स में लिखना यस। हम लंकेश हैं। ऐसी रामलीला होती है आपके एरिया में, जो भी आपका एरिया है उसमें रामलीला होती है? जी हाँ। और रामलीला में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना, इंडिविजुअल सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, वॉलंटरी सब भाई पैसा इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके रामलीला करवाते हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वो पार्टनर्स नहीं है, वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो सब मिलके भाई अपना ये इवेंट करा रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब भाई कोई एक इंडियन कंपनी और HUF दोनों मिलके जब कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब जैसे हल्दीराम है, हल्दीराम HUF हो गया, और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वो कंपनी है, वो दोनों मिलके कोई जॉइंट वेंचर अपना नया ओपन करते हैं, जिसके तहत वो पूरे इंडिया में अपने भाई रेस्टोरेंट्स खोलेंगे। तो उससे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो पर्सन मतलब इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, कोई भी मिलके आपस में बिजनेस कर सकता है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब सिर्फ इंडिविजुअल आपस में मिलके बिजनेस करेंगे, उसे बोलेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। फिर आती है भाई लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करती हैं, जैसे पंचायत हो गई, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, पोर्ट्स हो गए, ये सब लोकल अथॉरिटीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भाई एस्टैब्लिश करती हैं फॉर फुलफिलिंग
देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इन्हें बोलते हैं लोकल अथॉरिटीज। फिर आखिरी आ गई रेजिडुअरी कैटेगरी। रेजिडुअरी कैटेगरी क्या? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, ये रेजिडुअरी कैटेगरी है। जो भी और सारी कैटेगरीज में कवर नहीं हुआ वो इस वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। जो भी और सारी एक्टिविटी में कवर नहीं हुआ वो इस वाली एक्टिविटी में कवर हो जाएगा। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, अननेचुरल पर्सन, ठीक है, जो नॉन लिविंग पर्सन है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। मे नॉट बी डायरेक्टली स्यूड इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इनको डायरेक्टली हम कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू नहीं कर सकते, है ना, अगर ये टैक्स ना पे करें। जैसे मैंने बोला पंखे टैक्स दे दे भाई, पंखे तो टैक्स ड्यू है, टैक्स दे दे, मैंने पंखे को बोला टैक्स दे दे। अब अगर ये मान लो टैक्स नहीं दे रहा तो मैंने इसको पकड़ा, मैंने कहा चल मेरे साथ आ, अब चल तू कोर्ट चल, मैं तुझे कोर्ट घसीटूंगा। क्या मैं इसे खींच के नीचे लाके कोर्ट में ले जा सकता हूं? आंसर इज नो। मैं इसको कोर्ट में घसीट नहीं सकता, मैं डायरेक्टली इसको स्यू नहीं कर सकता, मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू इसको स्यू करूंगा। जो भी भाई इसका ओनर होगा मैं उसके थ्रू इसको स्यू करूंगा। तो इट कैन नॉट बी डायरेक्टली स्यूड इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये अननेचुरल होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके जो भाई एग्जाम्पल्स हैं वो हैं डाइटीज, आइडल्स, यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल एक्सेट्रा। तो आप मंदिर में जाते हो, आप पूजा करते हो, है ना, मूर्ति पूजन करते हो, या भाई गुरुद्वारे में जाते हो, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं आप उनकी पूजा करते हो, ठीक है, या आप किसी भी और रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, आप वहां पर जो भी चीज होती है उसकी पूजा करते हो। दे आर ऑल कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सर कितने निर्दयी हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा है सर, कितने निर्दयी हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ यही है, भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान से भी हम टैक्स लेंगे अगर भगवान टैक्सेबल इनकम अर्न कर रहा है तो यस, दिस इज हाउ द इनकम टैक्स एक्ट इज चार्ज ऑन डिफरेंट पर्संस इंक्लूडिंग वाइव्स ऑफ मेंबर्स। तो एचयूएफ में वाइव्स ऑफ मेंबर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, अनमैरिड डॉटर्स भी हमारे एचयूएफ में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं लग सकता, ये एक रूल है, बहुत पुराना रूल है, विच इज द क्राउन कैन नॉट बी टैक्स्ड। क्राउन टैक्स नहीं हो सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट पे टैक्स नहीं ले सकता, किंग से आप टैक्स नहीं ले सकते। आप भाई जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे आप ये नहीं कह सकते आप अपनी एक्टिविटीज पे भी टैक्स दो, क्योंकि बात क्या हो जाएगी फिर, एक जेब से टैक्स निकाला दूसरी जेब में रख दिया। गवर्नमेंट से टैक्स लोगे, गवर्नमेंट का टैक्स तो आपके टैक्स से जो पैसा आया वही टैक्स है ना उनका, तो गवर्नमेंट से टैक्स लोगे, एक जेब से निकाला दूसरी में रख दिया, तो ये तो बेवकूफी भरी बात हो जाएगी। किंग से टैक्स लोगे और किंग को ही वापस दे दोगे, ठीक है, तो बेवकूफी भरी बात हो जाएगी। सो द क्राउन कैन नॉट बी टैक्स, व्हिच मींस यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट बी टैक्स। यूनियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे करती किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सर मंदिर में तो नहीं होता शायद टैक्स, तो भाई देखो मंदिर का टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, वो अलग बात है, ठीक है। अगर आपका चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो उसका टैक्स एग्जेम्प्ट होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वो बात अलग है। लेकिन अगर प्राइमरी बोला जाए, क्या मंदिर को टैक्स भाई क्या पर्सन की डेफिनेशन में मंदिर आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इनकम टैक्स एक्ट मंदिर पे लगता है? हाँ जी हाँ बिल्कुल लगता है। ये तो बाद की बातें हम पढ़ेंगे, मंदिर पे मैं टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है, मंदिर मस्जिद जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं इन पे मैं टैक्स नहीं लूंगा, वो बाद की बात है, एग्जेम्प्ट कर दूंगा इनकम को। बट पर से टैक्स इसमें रिकवर, टैक्स एलिजिबल होगा, ठीक है। मंदिर में तो नहीं होता शायद टैक्स। हे भगवान, इमोशनल हो जाते हैं बच्चे, है ना। कृतिका यादव एकदम इमोशनल हो गई। चलो कोई बात नहीं, इमोशंस की बात नहीं है, बात है लॉजिक की और टैक्स की। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। चलो अब मुझे एक चीज बता दो भाई तुम सब लोग जो इस समय लाइव देख रहे हो, तुम सब लोग किस वाले पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करोगे? चैट बॉक्स में लिख दो, तुम कौन से पर्सन हो? इन सब में से तुम कौन से पर्सन हो? जो भी इस समय हमारा लाइव देख रहे हैं, बता दो तुम कौन से टाइप के पर्सन हो। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर सामने बैठे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, सुपर, सब लिख रहे हैं इंडिविजुअल, वेरी गुड, इंडिविजुअल इंडिविजुअल, वेरी गुड वेरी गुड, सब लिख रहे हैं इंडिविजुअल। चलो भाई अब मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, लाओ टैक्स दे दो। अभी तुमने बोला ना तुम पर्सन हो, अभी तुमने बोला ना इनकम टैक्स एक्ट के अंदर तुम पर्सन हो, तो मेरा अगला तुमसे सवाल है, लाओ टैक्स दे दो, टैक्स दे दो भाई, टैक्स। दबंग वंश कह रहा है दबंग, ये दबंग है, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, ये दबंग कहां से आ गया नालायक? हम टैक्स की डिस्कशन कर रहे हैं, वंश प्रजापति कह रहा है दबंग, नालायक। भाई टैक्स दे दो। मेरा अगला सवाल है तुमसे, भाई टैक्स दो। तुमने कहा तुम पर्सन हो, है ना, और मैंने कहा इनकम टैक्स एक्ट पर्सन पे एलिजिबल होता है। तुमने कहा तुम्हारे पे इनकम टैक्स एलिजिबल है क्योंकि तुम इंडिविजुअल हो, तुम इस वाली कैटेगरी में आ गए। मेरा अगला सवाल तुमसे, लाओ भाई टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। लाओ मेरा ऑनलाइन बैंक अकाउंट नंबर है, मैं तुम्हें भेज रहा हूं, लाओ जरा टैक्स दे दो। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट,
कितने सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आ गया भाई। अरे समझ लो मैं ही सेंट्रल गवर्नमेंट हुई, देखो ओवर स्मार्ट बच्चे बने, कृतिका यादव ओवर स्मार्ट बनती है। वो कह रही है सर आप सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी हो, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, नालायक। ऐसा समझ लो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट हूं। ओवर स्मार्ट बन रही है कृतिका यादव, हे भगवान। सान्या कह रही है सर एचयूएफ के अंदर अनमैरिड डॉटर में हम कवर नहीं होंगे। सान्या वो तब कवर होंगे जब आपकी जो फैमिली है, जो आपके चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, पापा, मम्मी, उन सबने एक एचयूएफ बनाया हुआ तब आप एचयूएफ के पार्ट होंगे और उधर टैक्स देंगे। बट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं उन्होंने एचयूएफ नहीं बनाया हुआ और आप इंडिविजुअल अपना इनकम अर्न कर रहे हो, आप ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को और आप इनकम अर्न कर रहे हो, मे भी मैं वो एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, आप इंडिविजुअल। वाह, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। आप लोग टैक्स नहीं पे करोगे, क्यों? क्योंकि आपकी कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। आप टैक्स इसलिए नहीं पे करोगे तो आपकी टैक्स, क्योंकि आपकी टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। जब आप इनकम अर्न करोगे तब आप टैक्स पे करोगे। तो सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन में होना सफिशिएंट नहीं है टैक्स पे करने के। अगर आपको टैक्स पे करना है, मतलब अगर आप टैक्स पे करने वाले इंडिविजुअल बनना चाहते हो, तो आपको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। वो होगी कि आप अलोंग विद पर्सन तो होने चाहिए आप, इसके अलावा आपकी कोई टैक्सेबल इनकम भी होनी चाहिए। जी हां, आपकी कोई टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए। जैसे मान लो आप ट्यूशन पढ़ाते हो बच्चों को, आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई। आप यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हो, वीडियो बनाते हो, यूट्यूब से आपको अर्निंग आती है, आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई। तो टैक्स किसको पे करना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है असेसी को। पर्सन को टैक्स पे नहीं करना पड़ता, पर्सन को टैक्स पे नहीं करना, टैक्स पे करना है असेसी को। और आप असेसी कैसे बनते हो? पर्सन प्लस आपकी कोई टैक्सेबल इनकम हो। अरे भाई इनकम भी तो होनी चाहिए। आप तो बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, अभी फाउंडेशन से क्वालिफाई करके इंटरमीडिएट में आए और इंटरमीडिएट के जंजाल में फंस गए। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ, फो, हे भगवान माता जी, है ना, आप फंस गए एकदम। आपकी इनकम कहां है? अभी आपकी इनकम ही नहीं है। तो असेसी को टैक्स पे करना पड़ता है, विच मींस पर्सन प्लस टैक्स इज पेबल। जब ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होंगी तब आप टैक्स पे करोगे। हर पर्सन को टैक्स पे नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। सिमिलरली अगर आप पर्सन हो और कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट पेंडिंग है, मान लो आपने इनकम नहीं अर्न करी, आपने इस साल इनकम कोई नहीं अर्न करी, लेकिन पिछले सालों की कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग थी, आपने किसी भाई ईयर में अर्न करा था पैसा, उसका असेसमेंट प्रोसीडिंग आज तक चल रही है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर आप एक पर्सन हो और आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है। भाई आपका फ्रेंड इंडिया में आया, ठीक है, आपका फ्रेंड जब इंडिया में आया, आपका जब फ्रेंड इंडिया में आया, देखना जरा, थोड़ा रिफंड कर दो। आप एनपीओ हो ना, हमसे क्या प्रॉफिट ले रहे हो आप? अरे नालायक, मैं एनपीओ हूं तभी तो आपसे प्रॉफिट मैंने नहीं लिया, तो आपसे मैंने लिया ही क्या जो वापस दूंगा, है ना। 100 to 100 रुपीज ही तो लिया बस, खर्चा पानी का ऐसा थोड़ी लिया है, फिर रिफंड पीआईएल, नालायक। ठीक है, सो टैक्स इज पेबल, एक पर्सन होना चाहिए और वो पर्सन टैक्स पे करे, ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। भाई आप पर्सन होने चाहिए और आप टैक्स पे करो। आप पर्सन होने चाहिए और आपकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग हो। आप पर्सन होने चाहिए और आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे असेसेबल हो। किसी और पर्सन के बिहाफ पे देखना कैसे असेसेबल हो सकते हो। तो मान लो इंडिया के बाहर से कोई पर्सन इंडिया आया, फॉरेनर कोई इंडिया में आया। जब वो फॉरेनर इंडिया में आया भाई, तो वो फॉरेनर इंडिया में आके कुछ पैसे उसने अर्न करे। अब ऐसे सिचुएशन में फॉरेनर को जरूर भाई बोलना पड़ता है कि मैंने पैसे इंडिया में अर्न करे और इसका टैक्स कौन पे करेगा। अगर मैं जल्दी चला गया इंडिया से बाहर तो इसका टैक्स कौन पे करेगा? तो वो आपका नाम धर गया, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, आपका नाम कह गया, ठीक है। तो सान्या करके एक लड़की है, जो फॉरेनर है, वो इंडिया में आया, उसने करोड़ों रुपए इंडिया में अर्न करे और वो भाई डिक्लेरेशन दे गया और ऑब्वियसली आपने भी उसे एक्सेप्ट किया कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो, आप उसके बिहाफ पे टैक्स पे करोगे। अगर फॉरेनर ने टैक्स पे नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी का केस होता है जहां पर कोई एक पर्सन किसी और पर्सन के बिहाफ पे टैक्स पे करता है। सो अ पर्सन हु इज असेसेबल फॉर अनदर पर्सन, ही इज आल्सो टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और उसे असेसी कहते हैं। और अगर आप किसी और के बिहाफ पे टैक्स पे करोगे तो भी आप असेसी बन गए। आपने भले ही 1 रुपए की भी इनकम ना कमाई हो, किसी और के बिहाफ पे जो आपने इनकम कमाई उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। हम प्रोविजंस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। डीम्ड असेसी, कई जगह हम लोग आपको असेसी मान लेंगे। आप भले ही असेसी नहीं हो लेकिन फिर भी कई जगह हम आपको असेसी मान लेंगे, उसे बोलते हैं डीम्ड असेसी। तो ऐसे कई सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप
असेसी ना हो के भी हम कहेंगे कि आप ही असेसी हो, हम डीम्ड असेसी का प्रोविजन आप पे अप्लाई कर देंगे और वहां पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। असेसी इन डिफॉल्ट, तो अगर आपने इनकम तो नहीं अर्न करी लेकिन आपने कुछ और चीज जो इनकम अर्न करने वाले के करनी चाहिए थी, आपने वो चीज नहीं करी। अब जैसे आपने मुझे फीस दी, ठीक है, आपकी अर्निंग 0 है, आपने मुझे फीस दी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया जो तुम निखिल सर को फीस दोगे ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता देना, जरा एक फॉर्म भर देना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता देना। तुमने बताई नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तुमने इनकम नहीं अर्न करी लेकिन तुमने किसी और पर्सन को इनकम अर्न करने में मदद कराई। जैसे मुझे, मेरी इनकम तुमने अर्न करी, तुमने मुझे पैसे पे करे, है ना, और तुमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिटेल नहीं दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मुझे डिटेल दे देना जब भी तुम किसी को फीस पे करो, ट्यूशन फीस, तुमने डिटेल नहीं दी, तो हम तुम्हें कहेंगे असेसी इन डिफॉल्ट। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब तुमने इनकम टैक्स एक्ट का पालन नहीं किया, और अगर तुमने इनकम टैक्स एक्ट का पालन नहीं किया तो भी तुम असेसी की डेफिनेशन में भाई आ सकते हो। पर्सन प्लस इन तीनों में से, इन सब में से कोई भी एक चीज अगर ऐड कर दोगे तो तुम असेसी बन जाओगे, और जैसे तुम असेसी बने वैसे ही इनकम टैक्स का शिकंजा तुम्हारे ऊपर जकड़ लिया जाएगा और तुमको टैक्स पे करने की हिदायत दे दी जाएगी। भाई अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस, अगर समझ में आया तो चैट बॉक्स में लिखो यस। अगर चैट बॉक्स में आया चैट बॉक्स में लिखो यस। सर आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ में टैक्स पे कर सकता है? बिल्कुल, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के बिहाफ पे कोई और ही टैक्स पे करेगा, तो वहां तो ये होगा ही होगा भाई आर्टिफिशियल। अब जो भाई मान लो भगवान की मूर्ति रखी है, अब वो थोड़ी चलने लगेगी। पता लगे जो भगवान जी की मूर्ति मंदिर में रखी है वो चलने लगी, पुजारी जी पूछ रहे हैं अरे प्रभु कहां चले आप? प्रभु कह रहे हैं मैं इनकम टैक्स पे करने जा रहा हूं, जो मैंने अर्निंग करी है ना मुझे उससे इनकम टैक्स पे करना है। प्रभु कह रहे हैं मैं, प्रभु जी निकले बाहर अपने है ना तीर कमान लेके और वो चल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, पुजारी जी कह रहे हैं अरे प्रभु कहाँ चल गए आप, साक्षात दर्शन हो गए आपके। और प्रभु जी कह रहे हैं जी मैं इनकम टैक्स पे करने जा रहा हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ऐसा थोड़ी होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी और को उसके बिहाफ पे करना पड़ेगा फॉर श्योर, है ना। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त। आयशा परवीन ने सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत ढंग से देखे हैं क्योंकि आयशा को पता है अब मुझे किस चीज की जरूरत है। भाई देखो, एक ना मेरा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल रहा है, समझ लेना क्या रहा है प्रिंसिपल। ये रहा है भाई, जब भी क्लास लेते लेते मैं थक जाऊंगा या मेरे को चक्कर आने लगेंगे या एनर्जी थोड़ी सी लो फील होगी, ब्लड में शुगर का फ्लो कम होगा या मैं फील करूंगा एनर्जी थोड़ी सी कंजर्व है, तो तुम लोगों को मुझे पेट्रोल पिलाना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा पेट्रोल क्या है? मेरा पेट्रोल है तुम्हारा थम्स अप साइन। थम्स अप साइन है मेरा पेट्रोल, तो तुम लोग थम्स अप पिलाओगे। ये देखो नालायक राम राम राम, ची ची ची, ये क्या क्रिश शाह ने दिखा दिया। क्रिश शाह ने पता है बियर की कैन बना दी और बियर की बोतल दिखा दी। राम 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 राम, नालायक, गंदी गंदी बातें। हाँ यस, पेट्रोल, मेरा पेट्रोल है तुम लोगों का थम्स अप। अगर तुम लोग मुझे थम्स अप देते रहोगे मुझे पेट्रोल आता रहेगा और मेरे अंदर जान वापस आती रहेगी और हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। वाह जबरदस्त, वेरी वेरी गुड। चलो भाई, इस पूरे के पूरे चार्ट में एक चीज गलत है, जरा बता दो क्या चीज गलत है। इस पूरे के पूरे चार्ट में एक चीज गलत है, क्या चीज गलत है जरा ये बता दो। इस पूरे के पूरे चार्ट में एक चीज गलत है, वो क्या है गलत जरा बता दो। भाई निखिल सर है, ठीक है। निखिल सर किस टाइप के पर्सन है? निखिल सर इंडिविजुअल पर्सन है। अब सवाल ये उठता है क्या वो असेसी भी है? तो इंडिविजुअल के आगे लिखा हुआ है टिक, असेसी के आगे लिखा हुआ है टिक, ठीक है। मनीष करके एक स्टूडेंट है, अभी मैंने लाइव उठाया नाम, है ना, मनीष करके एक स्टूडेंट है, सीएमए का स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है उसका। क्या वो पर्सन है? जी हाँ वो पर्सन है, और वो असेसी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस पूरे चार्ट में एक गलती है, वो गलती बता दो। इस चार्ट में क्या गलती है? लक्ष्मी कह रही है सही है सब, लक्ष्मी कह रही है सब कुछ सही है, गुमराह मत। आयशा परवीन इतनी ज्यादा नालायक लड़की है, कह रही है करेक्ट है सर, गुमराह मत करो। श्रेया कह रही है निखिल सर इज नॉट इंडिविजुअल। नालायक, मैं क्या आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन? मैं क्या मूर्ति हूं, मुजस्समा हूं क्या मैं? नालायक को कह रही है निखिल सर इज नॉट इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है, निखिल सर इंडिविजुअल है। एक गलती है जो पकड़ पाएगा उसको ये रिंग कोरियर करूंगा। देखो रिंग, देखो मेरी ये रिंग कोरियर करूंगा, ये उतार के रिंग उसको कोरियर, जिसने गलती पकड़ी इस चार्ट में जो गलती है जिसने पकड़ी उसको रिंग कोरियर। मनीष कह रहा है देयर इज नथिंग रॉन्ग है, आपकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी है, आपकी हैंडराइटिंग इज रॉन्ग। नालायक,
हाँ सर आप मूर्ति हो। वेंकट प्रसाद कह रहे हैं हाँ सर आप मूर्ति हो। नालायक जल्दी बताओ क्या गलती है। सब कुछ ठीक है। निरंजन कह रहा है सब कुछ ठीक है। नालायक पता है क्या गलती है? ये गलती है कि मैं एसएससी हूं। अरे मैं एसएससी थोड़ी हूं। मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी सी है? चिन्नू मिन्नू टिन्नू पिन्नू। तुम जितनी की आइसक्रीम खा लेते हो ना पूरे दिन में, उतनी मेरी टैक्सेबल इनकम है। मैं कहां से एसएससी हूं? अरे मैं और तुम सेम ही तो हैं, हम दोनों एसएससी नहीं है। ये गलती है बस, बाकी कोई गलती नहीं है। वाह वाह सर, वाह 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 सर वाह। क्या जोक आपने मारा है ना, जोक ऑफ द डे हो गया सर। मजा आ गया सर। सर ऐसे पीजे मत मारा करो, हमें ना अच्छा नहीं लगता है ना। क्लास में ऐसी आप मतलब ऐसे करोगे पीजे मारोगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता। चलो अच्छा लगता। आओ अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। हमारा अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। ठीक है। अच्छा इस टॉपिक को करने से पहले, और एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट, भूल गया सॉरी भूल गया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल गया भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल गया भाई, आई एम वेरी सॉरी। हाँ लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चार्ट में क्या सच बोला है, वाह हर्ष कह रहा है क्या सच बोला है। सर आप अपनी 15% इनकम हम लोग में बांट दोगे तो सीएम में बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नालायक कौन है नालायक? क्रिश शाह है नालायक। ठीक है बस बकवास करा जितनी मर्जी, हाफ। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी रह गया, ठीक है उसे कवर करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है अब भाई कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर कि गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी अगले साल के आने का, गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी अगले साल के आने का। मैं तुम्हें देता हूं कुछ एग्जांपल। ठीक है अब देखो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली होता है जैसे मान लो आप सितंबर 2025 में आपने इनकम अर्न करी। ठीक है सितंबर 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपने इनकम अर्न करी सपोज। ठीक है आपने इनकम अर्न करी तो ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया, 1 सितंबर 2025 से 31 मार्च 2026। अब गवर्नमेंट आपको कब तक नहीं छेड़ेगी, कब तक गवर्नमेंट आपसे बिल्कुल भी रूबरू नहीं होगी। गवर्नमेंट आपसे 1 अप्रैल तक रूबरू नहीं होगी। 1 अप्रैल को गवर्नमेंट आपके दरवाजे को खटखटाएगी कि लाओ भाई हमारा जो टैक्स बनता है वो हमको दे दो। 1 अप्रैल को गवर्नमेंट हमसे रूबरू होगी। सर सीए प्लस सीएम में प्लस सीएस, सर टैक्स क्यों देंगे? नालायक। ओके 1 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट आपके दरवाजे पे खटखटाएगी और गवर्नमेंट आपसे पूछेगी कि भाई बता दो जरा 1 अप्रैल 2026 को आपकी इनकम क्या है। ठीक है तो गवर्नमेंट बकायदा वेट करेगी आपका कि आप कब ईयर खत्म करो, प्रीवियस ईयर आपका जब खत्म होगा तभी गवर्नमेंट आपके पास आएगी और आपसे टैक्स चार्ज करेगी। तो 1 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट आपसे टैक्स चार्ज करेगी। ये हमारा यूजुअल फिनोमेना या यूजुअल हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है मिस्टर जोसेफ इंडिया में आए दिसंबर 2025 को और जनवरी में वो इंडिया से बाहर चले गए। जनवरी 2026 को वो इंडिया से बाहर चले गए। मिस्टर जोसेफ इंडिया में आए दिसंबर 2025 को और मिस्टर जोसेफ जनवरी 2026 को इंडिया से बाहर चले गए। अब इस पीरियड के दौरान मिस्टर जोसेफ ने कुछ इनकम अर्न करी। अब जब उन्होंने इनकम अर्न करी इस वाले पीरियड के दौरान तो भाई इनकम अर्न करने का उनको भाई टैक्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देना पड़ेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ना 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 मैं अभी नहीं उनसे कुछ बोलूंगी, मैं तो 1 अप्रैल 2026 का इंतजार करूंगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कह रही है। जब 1 अप्रैल 2026 का इंतजार करेंगे तो 1 अप्रैल 2026 तक क्या आपको लगता है मिस्टर जोसेफ इंडिया में रहेंगे या वो तो जनवरी 2026 को ही रफू चक्कर हो गए हैं इंडिया से? जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना, जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो भाई सीधी सी बात है कि मिस्टर जोसेफ दिसंबर 2025 को इनकम अर्न करी, जनवरी 2026 में चले गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट कर रही है ना, आएगा 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 टैक्स पे करने वाला आएगा आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेट कर रही है मिस्टर जोसेफ का कि वो आए और टैक्स पे करें और जनवरी 2026 में तो गवर्नमेंट ऑफ को चकमा देके मिस्टर जोसेफ बाहर जा चुके हैं भाई। तो अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास
भाई कुछ भी नहीं मिला, पैसा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि मिस्टर जोसेफ तो जा चुके हैं जनवरी 2026 को, ठीक है, वो चले गए जनवरी 2026 को। मिस्टर इंडिया हो गए, मिस्टर जोसेफ मिस्टर इंडिया हो गए, वेरी गुड, स्वयं सेठी करे। चलो भाई, बिल्कुल सही बात। तो बताना क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉस है? जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा लॉस है। तो उन सिचुएशंस में जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है कि ये वाला जो असेसी है या ये वाला जो टैक्स पेयर है ये इंडिया में रहेगा ही नहीं, या अगर हम असेसमेंट ईयर का तक का वेट करें तो ये हमारे पैसे लेके रफू चक्कर हो जाएगा, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगता है, वहां वो लोग वेट नहीं करते 1 अप्रैल का, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते, वो जो हमारा प्रीवियस ईयर होता है उसे ही असेसमेंट ईयर मान के टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो इन केसेस में जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होगा, प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, वो दोनों ईयर बिल्कुल सेम होंगे इन वाले केसेस में। मतलब जब इनकम अर्न होगी तभी आपको इमीडिएटली टैक्स पे करना है। हम इंतजार नहीं करेंगे कि असेसमेंट ईयर आए तब टैक्स पे करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली टैक्स पे करेंगे। तो एक्सेप्शंस हैं, नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस, शिप्स इंडिया में आती जाती हैं, शिप्स जब इंडिया में आती जाती हैं और वो भी नॉन रेजिडेंट उन शिप्स को जब चला रहा होता है, तो भाई हम इंतजार नहीं करेंगे कि अब असेसमेंट ईयर आए और तब हम शिप से अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, हम इमीडिएटली आज के डेट पे ही शिप से उसका पूरा पूरा टैक्स ले लेंगे। जैसे शिप इंडिया में आई, छोड़ के जा रही है हमारी कस्टम्स को, हम पोर्ट पे से रोक लेंगे, ला भैया पहले टैक्स पे करें। वो ये नहीं कह सकती रुको ठहरो जरा 1 अप्रैल को टैक्स लेना, ना ना ना, 1 अप्रैल तक इंतजार नहीं करेंगे अगर नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस है। दूसरा, परमानेंटली लीविंग इंडिया, जो पर्सन इंडिया से परमानेंटली लीव कर रहा है, हम 1 अप्रैल तक का इंतजार नहीं करेंगे, असेसमेंट ईयर तक का इंतजार नहीं करेंगे उसे टैक्स रिकवर करने के लिए। So assessment year is equal to previous year in case of person who's permanently leaving India, उससे immediately tax recover करेंगे। दूसरा, transferring property to avoid tax, कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है जिस प्रॉपर्टी के लिए उसे टैक्स पे करना है, ठीक है, कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, उसके जब पैसे आएंगे तो उन्हें रफा दफा कर देगा, कहीं ठिकाने लगा देगा और गवर्नमेंट को कह देगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जहां गवर्नमेंट को भनक लग गई कि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दोगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स नहीं पे करोगे, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेगी भाई, इमीडिएटली प्रीवियस ईयर में आपका टैक्स लेगी। बॉडी फॉर्म्ड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, भाई दिल्ली में जब मेट्रो लानी थी तो दिल्ली में मेट्रो लाने के लिए जापानीज कंपनीज के साथ टाइप हुआ था। जापानीज कंपनीज 4 महीने के लिए इंडिया आनी थी, प्रोजेक्ट ऑफिस एस्टैब्लिश करना था उनको, अपनी सर्विसेज देनी थी और वापस चली जानी थी इंडिया के बाहर। तो जो बॉडी आई ही इंडिया में शॉर्ट पीरियड के लिए है, कुछ समय के लिए आई हैं, उनमें भाई हम इंतजार नहीं करेंगे असेसमेंट ईयर का टैक्स कलेक्ट करने के लिए, इमीडिएटली हम टैक्स कलेक्ट उनसे कर लेंगे। और लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस, जहां पर भी बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है वहां पर भी भाई असेसमेंट ईयर का इंतजार नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर में हम लोग इमीडिएटली टैक्स कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स असेसमेंट ईयर का इंतजार करे बगैर इमीडिएटली टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो टैक्स दे देगी, ठीक है। तो ये वो एरियाज हैं जहां पर हमारा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगता है, विच मीन्स यहां पर हम कॉन्सेप्ट ये लेंगे कि भाई मेरा जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर है दोनों सेम है, सो असेसमेंट ईयर इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर इन दीज केसेस, दैट इज द प्रिंसिपल। ओके सर, बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। किस किस को बात समझ में आई जरा चैट बॉक्स में मेंशन करो, किस किस को बात समझ में आई चैट बॉक्स में लिखो यस सर। प्रशांत शर्मा कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन है, हाँ भाई हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है। पर गवर्नमेंट को पैसा पता कैसे चलेगा, वो बिना बताए चला जाएगा। हाँ सही, स्वयं का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि वो जा रहा है, वो तो बिना बताए चला जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज पे नजर रखती है कि जो लोग बाहर से इंडिया में आ रहे हैं और जो इनकम कमा रहे हैं वो कौन लोग हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकम कमा रहे हैं उनका टीडीएस कट रहा है कहीं ना कहीं, है ना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन लगातार जा रही है कि कौन कौन इनकम कमा रहे हैं और कौन कौन लोग इंडिया में हैं जो इनकम कमा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को पता लग जाएगा और गवर्नमेंट उनका वीजा देख लेगी। वीजा में अगर वीजा शॉर्ट ड्यूरेशन का हुआ तो गवर्नमेंट उन्हें फटाफट पकड़ लेगी। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। और क्या क्वेश्चन है भाई, अंकिता डे, ऑल राइट। हाउ गवर्नमेंट वुड नो व्हेन ही सेल प्रॉपर्टी। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, मनीष ने पूछा है गवर्नमेंट को पता कैसे लगेगा कि प्रॉपर्टी सेल हो रही है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं भाई। समझना, गवर्नमेंट मेरे घर में आई, मेरे घर में गवर्नमेंट ने आके बोला सर आपका टैक्स बकाया है। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, वो टैक्स तो पुराने सालों का बकाया है, मेरे पास अब तो कुछ भी पैसे नहीं है टैक्स पे करने के। गवर्नमेंट कहती है नहीं सर ये घर आपके नाम है, इस घर के सेल प्रोसीड से आप हमें पैसे दे दो। अब मैं डर गया कि गवर्नमेंट को पता है कि मेरा घर भी मेरे नाम है और गवर्नमेंट को पता है वो इससे टैक्स रिकवर कर सकती है। मैं गवर्नमेंट को कहूँगा हाँ मुझे 15 दिन का टाइम दो,
मैं आपका ये घर से मैं आपका भाई टैक्स पे कर दूंगा, ठीक है। मैंने ऐसा गवर्नमेंट को कह के टरका दिया, चला दिया। अब इन 15 दिनों में मैं क्या करूंगा, मैं इस घर को बेच के इसका सारा पैसा ठिकाने लगा के वापस गवर्नमेंट के सामने चला जाऊंगा कि अब देखो, अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, वो पैसा कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, वो तो मैंने सब अपना दे दिया जिन लोगों को मुझे देना था, और मेरे पास तो घर भी नहीं है, पैसे भी नहीं, अब टैक्स कहां से करूंगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है जहां गवर्नमेंट को पता लगता है इस बंदे के पास प्रॉपर्टी है और ये जानबूझ के टैक्स नहीं दे रहा, ठीक है, और ये बेच देगा, इस वजह से गवर्नमेंट उसको बेचने पे रोक लगा देती है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा होता है। मिनिमम अर्निंग कितना होना चाहिए टैक्स पे करने के लिए, वो तो टैक्स रेट्स में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। थांबा अमर कुमार थांबा, अगले क्लास में वो टैक्स रेट्स डिस्कस करेंगे, जहां पर बताएंगे कि कितना भाई टैक्स मिनिमम पे होता है। जो प्लेयर यहां इंडिया आके खेलते हैं 2 या 3 मंथ के लिए, तो उनको भी तभी टैक्स देना होगा। बिल्कुल सही एग्जांपल, ये एग्जांपल किसने दिया भाई, प्रशांत शर्मा ने एग्जांपल दिया है। प्रशांत शर्मा के लिए सबसे पहले तो तालियां होनी चाहिए, सब लोग क्लैपिंग करेंगे प्रशांत शर्मा के लिए, क्लैपिंग वाला इमोजी बना दो, ठीक है। और हाँ, अपने घर में भी क्लैपिंग कर सकते हो, कोई बात नहीं, मम्मी सुनेंगी अरे क्यों क्लैपिंग कर रहा है, कोई बात नहीं, सुनने दो, क्लैपिंग करो जरा प्रशांत शर्मा के लिए। प्लेयर आया इंडिया में, ठीक है, 2 से 3 महीने के लिए प्लेयर आया इंडिया में। जब वो इंडिया में प्लेयर आया 2 से 3 महीने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 2-3 महीने बाद वो चला जाएगा, तो डेफिनेटली उसका जो टैक्स है वो उसी साल में हम रिकवर कर लेंगे, क्योंकि अगर ये चला गया तो वापस पकड़ना इसको मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही एग्जांपल है इस इनकम का, ठीक है, परफेक्ट। समर प्रताप ने दूध की बोतल भेजी है, नालायक, दूध की बोतल क्यों भेजी है तुमने समर। चलो ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो ये है भाई हमारा अगला टॉपिक, जो कि है हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। ये हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए हम यहीं पर पॉज करते हैं, और आपका काम सुनना क्या है, आपका होमवर्क क्या है। आपका आज का होमवर्क ये है कि ये सारे के सारे जो पीडीएफ में नोट्स हैं आपके पास, आपको इन नोट्स को गो थ्रू करना है, जैसे असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इन सबको गो थ्रू करना है। और इसके अंदर जो भी आपको नोटिंग करनी है, इसमें छोटी छोटी बात बताई, वो सारी नोटिंग करनी है। और जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट एक काम आपको करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 घर में अपने ट्राई करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं क्लास में नहीं करा रहा, आपको होमवर्क की तरह दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको होमवर्क करना है, आपको इन सब के आगे इनकी कैटेगरी लिखनी है, किस टाइप के पर्सन है, ठीक है। तो रीड करोगे, कैटेगरी लिखोगे, असेसी, यहां तक आपको पूरा रीड करना है। और जो भी ना समझ में आए वो अगली क्लास से पहले मुझसे पूछना है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स ये होमवर्क करेंगे, छोटा सा होमवर्क है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक तो ये होमवर्क है, और दूसरा एक और होमवर्क है भाई, सुनना क्या होमवर्क है, आ जाओ जरा पीडीएफ के बिल्कुल लास्ट में। ये है भाई प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ के जो बिल्कुल लास्ट में हैं, ये रहे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 और प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ये दो आपको सॉल्व करने। कितने स्टूडेंट्स अगली क्लास से पहले ये दोनों चीजें सॉल्व करके आएंगे, जरा बता दो। मजा आ गया सर, ऐसे ही पूरा डीटी आईडीटी करवा दो। बिल्कुल भाई, ऐसे मजे मजे हम लोग पूरा डीटी आईडीटी कवर करवा देंगे। शुभ मेवाड़ा ये बोल रहा है, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो ये पूरा का पूरा क्लास नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके, कौन कौन होमवर्क, वादा करो, वादा, पिंकी प्रॉमिस कर दो जरा, पिंकी प्रॉमिस सब स्टूडेंट्स की अगली क्लास में करके आएंगे, ठीक है। सर आई एम एम्प्लॉयड स्टूडेंट वाचिंग दिस सेशन अलोंग विद माय ऑफिस वर्क। ओह वाओ, केदार देखो स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम बिजी हैं, हम लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सकते, सर हम लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि हमारा ये वर्क है, हम ये कर रहे हैं। देखो यहां मेरा एक स्टूडेंट है, कितनी अच्छी बात कही है उसने, केदार ऑफिस में वर्क कर रहा है, वर्क करते करते लाइव सेशन अटेंड कर रहा है। तो जो ये बहाने देते हैं हम लाइव सेशन नहीं अटेंड कर सकते, हम प्रॉपर्ली टाइम नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं, सब बहाने हैं। मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इजी है, मोबाइल फोन आपके पास है, आप लाइव सेशन कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। वेरी गुड केदार ने एक एग्जांपल सेट किया भाई आज, ठीक है। चलो भाई, तो ठीक है, प्रॉमिस, सब लोग प्रॉमिस कर रहे हैं, बिल्कुल सर सबने प्रॉमिस कर दिया कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग पक्का से होमवर्क करके आएंगे और हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। सो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल दैट टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी स्टडिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।